यूलैंड कॉन्टिनेंट के ऊपर जो पहले स्वर्ड गार्ड हुआ करता था वो स्वर्ड गार्ड उसने कहा था कि मैं एक स्वर्ड गार्ड कैसे बना। मेरे पास 1% टैलेंट था लेकिन इसके साथ साथ मैंने 90% मेहनत की जिसकी वजह से मैं एक स्वर्ड गार्ड बन सका हूँ। तो हमारा हीरो जिसका नाम जाओ बाई है जी यहाँ पर अपने मास्टर के साथ माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा था और वो कहता है मेरा नाम जाओ बाई है, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल और इस वक्त मेरा कल्टीवेशन लेवल 8 स्वर्ड एम्परर लेवल पर है। अपनी तलवार के साथ मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा था जबकि मास्टर अपनी तलवार के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहते हैं लड़के तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही है, अगर तुम यहाँ पर एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करोगे तो तुम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। है कि आज तुमने खाना नहीं खाया। जाओ भाई हमें अपने मास्टर के बारे में बताता है। वो कहता है जी मेरे मास्टर हैं, मेरे मास्टर बहुत ही पावरफुल इंसान है, ये स्वर्ड स्टैंड के 9th लेवल पर पहुंच चुके हैं। मास्टर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, अपनी तलवार के साथ जाओ भाई के ऊपर अटैक करते हैं। जाओ भाई अपनी तलवार को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है लेकिन वो तलवार उसके सर के काफी ज्यादा करीब होती है, उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है अपने मास्टर की तलवार के अटैक को ब्लॉक करने में। तो उसके मास्टर उसे कहते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ को यूज कर रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर सरप्राइज हो चुके हो, यानी कि एक ही हाथ के साथ मैं तुम्हें दबा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दिन ब दिन ढीले होते जा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मास्टर भी उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ पर टैलेंट बेकार है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1% टैलेंट की जरूरत पड़ेगी लेकिन 99% मेहनत की जरूरत पड़ेगी तभी तुम एक स्वर्ड गार्ड बन सकते हो। तुम्हारा जाओ भाई उनकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होता है और उसकी पावर्स रिलीज होती हैं जो किसके पास इननेट पावर्स होती हैं। इननेट पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। मास्टर से देखने के बाद कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो उसे कहते हैं मेरे प्यारे डिसाइपल तो इसका मतलब यह कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, तुमने फाइनली वो शक्ल्स तोड़ दी, अब तुम एम्परर राम से निकलकर सेंट राम में पहुंच चुके हो, वो भी डायरेक्टली तुम मेरे लेवल तक पहुंच चुके हो। तो जाओ भाई भी अपनी पावर्स को महसूस करता है और कहता है क्या वाकई में ये सेंट लेवल की पावर्स है, मेरी बॉडी के अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त पावर निकल रही है। हमारे जाओ भाई के मास्टर जो होते हैं वो दूसरी तरफ अपना मुंह करते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा स्लो हो। तुम्हारे मास्टर जब 16 साल की उम्र में पहुंचे थे तब वो पहले से सेंट लेवल तक पहुंच चुके थे, आज तुम यहाँ पर 16 साल की उम्र में पहुंचने के बाद स्वर्ड सेंट के 9th लेवल तक पहुंच पाए हो। मास्टर से कहते हैं लेकिन इसके बाद असली मुश्किल आने वाली है क्योंकि यही तुम्हारा पीक पॉइंट है, इसके बाद तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं भी पिछले कई सौ साल से यहाँ तक अटका हुआ हूँ। मास्टर से कहते हैं पिछले 300 साल से इसी 9th लेवल के ऊपर अटका हुआ हूँ, मैं सेंट लेवल के 9th लेवल से आगे नहीं जा पा रहा, यानी एक स्वर्ड गार्ड नहीं बन पा रहा। तो मास्टर यहाँ पर उसे काफी सीरियस बातें बता रहे होते हैं। मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि पिछले 1700 साल से हमारे यूनलैंड कॉन्टिनेंट में कोई भी स्वर्ड गार्ड नहीं हुआ, यानी कि किसी भी कल्टीवेशन इतना हाई नहीं हो सकी कि वो स्वर्ड गार्ड लेवल तक पहुंच सके, यानी कि वो सारे के सारे सेंट लेवल के 9th लेवल तक ही अटक गए हैं। कुल मेरी तरह जैसे कि मैं पिछले 300 साल से यहाँ तक अटका हुआ हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, हो सकता है कि 300 साल बाद या 400 साल के बाद हो सकता है कि तुम गार्ड लेवल तक पहुंच जाओ। मास्टर पीछे की तरफ अपना मुंह मोड़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और मेरी तरह तुम्हें बहुत ज्यादा सब्र करना हो। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर पीछे से रोशनी निकलना स्टार्ट होती है। वो पीछे से जो रोशनी निकल रही होती है वो हमारे जाओ भाई की होती है क्योंकि जाओ भाई यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सीधा स्वर्ड गार्ड राम में पहुंच जाएगा। उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का प्रेशर जो होता है ये दूर तक दिखाई दे जाता है। माउंटेन के ऊपर एक जबरदस्त एनर्जी की बीम दिखाई देती है। जाओ भाई का जो ब्रेक थ्रू होता है कंप्लीट होने के बाद उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही होती है वो डिफरेंट हो जाती है। बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है और वो कहता है मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। वो सिर्फ एक हल्की सी स्ट्राइक लगाता है, उसकी हल्की सी स्ट्राइक से सामने बहुत ही बड़ा पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जबकि ग्राउंड के अंदर भी एक बहुत ही लंबी दरार पड़ जाती है। ये देखकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तुम्हारा जाओ भाई अपनी नई पावर्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो वहाँ पर जाने पूछे बगैर अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो उसके मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे कहेंगे, क्या तुम अपने मास्टर को अपनी एनर्जी के साथ मारना चाहते हो, जरा अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो। क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो की का प्रेशर निकल रहा था वो बहुत ज्यादा होता है और उसका मास्टर जो कि 9th लेवल पर है उससे लोअर लेवल पर है, वो उस एनर्जी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसका मास्टर चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है बच्चे जल्दी करो अपनी की पावर को वापस ले लो। तो हमारा जाओ भाई अपनी पावर्स को वापस ले लेता है। तो उसके बाद मास्टर यहाँ पर अपने पॉइंट्स बनाने के लिए खुश हो जाता है और हंसते हुए से कहता है लड़के तुमने वाकई में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, अब तुम यहाँ पर स्वर्ड गार्ड बन चुके हो, वाकई में मेरा डिसाइपल बनने के लायक हो, तुमने मेरी सुपरविजन में सब कुछ किया है, तुमने मेरे होते हुए सब कुछ किया, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी फख्र की बात है। क्या तुम जानते हो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी ताकि तुम यहाँ पर स्वर्ड गार्ड बन सको। हमारा जाओ भाई उसे कहता है लेकिन मास्टर थोड़ी देर पहले तो आप यहाँ पर बात कर रहे थे बॉटल नेक की, यानी कि हम लोग लेवल से आगे नहीं जा सकते, पिछले 1700 साल से कोई भी 9th लेवल से आगे नहीं जा पाया, मेरी बॉटल नेक कहाँ पर है, यानी कि मैं यहाँ पर 9th लेवल के ऊपर क्यों नहीं अटका, मैंने अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे कंप्लीट कर लिया और स्वर्ड गार्ड में कैसे पहुंच गया जबकि आप नहीं पहुंच पाए। उसके मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कौन सी बॉटल नेक की बात कर रहे हो, यानी कौन सी पीक की बात कर रहे हो, कौन सी हर्डल की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा मास्टर एक बेवकूफ और स्टूपिड इंसान है, उसने मेहनत नहीं की, इसी वजह से वो स्वर्ड गार्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाया और तुम यहाँ पर स्वर्ड गार्ड लेवल में पहुंच गए हो। तो जाओ भाई उनसे कहता है नहीं मास्टर मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, मास्टर मैं आपकी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारा जाओ भाई अपना एक कोड देता है, वो कहता है यहाँ पर मैं सक्सीड कैसे हुआ मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि पिछले गार्ड को तो पता है था उसने कैसे अपने आप को गार्ड के लिए ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवाया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैंने सब कुछ कैसे किया है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपने लिए और अपने मास्टर के लिए खाना भी जाओ भाई को बनाना पड़ता है। तो हमारा जाओ भाई किचन में होता है और वहाँ पर उसके पास एक पोटैटो होता है, वो उस
पोटैटो के टुकड़े खा रहा था ताकि वो उसको पकाकर अपने मास्टर को दे सके। तुम्हारा सांप भाई कहता है अब तो मैं एक स्वॉर्ड गार्ड बन चुका हूँ, यानी कि मैं बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस हूँ पूरे के पूरे जानलू कॉन्टिनेंट में। लेकिन इसके बावजूद मास्टर मुझसे खाना बनवा रहे हैं। लगता है कि मास्टर को मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं और ना ही मास्टर को ह्यूमंस की तरफ से पनिशमेंट की परवाह है। हमारे सांप भाई के पास वहाँ पर जो आलू होता है वो उस आलू को छीलता है, उसको पकाता है, पकाने के बाद से लेकर बाहर आ जाता है और कहता है मास्टर मास्टर कहाँ पर हो, मैं खाना ले आया हूँ। वो टेबल के पास आता है जहाँ पर उसके मास्टर बैठे होने चाहिए थे। वहाँ पर मास्टर तो नहीं होते, लेकिन उस टेबल यानी उस टेबल के साथ जो दरख्त होता है उस ट्री के ऊपर एक नोट लिखा होता है। वो जाकर उस नोट को पढ़ता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें छोड़कर जा रहा है। मास्टर से बताते हैं कि वो एल्विया मैजिक एकेडमी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एल्विया मैजिक एकेडमी में उसकी वाइफ रहती है और वहाँ पर उसके बाकी के सो रिश्तेदार हैं वो सभी वहीं पर रहते हैं, इसी वजह से वहाँ पर जा रहा है। मेरे बच्चे अब क्योंकि तुम स्वॉर्ड गार्ड राम में पहुंच चुके हो, इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे जुनलू कॉन्टिनेंट में तुम सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो। तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तुम अब अपने रास्ते के ऊपर चल सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस माउंटेन से नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि इस माउंटेन के ऊपर कुछ भी नहीं रखा। दुनिया तो बहुत ज्यादा बड़ी है, माउंटेन के नीचे जाओ। लेकिन मेरी बात को याद रखना, माउंटेन के नीचे जो खूबसूरत लड़कियां हैं उनकी खूबसूरती के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो सभी की सभी उनको चुड़ैल समझना। और साहब भाई जो पिछले कई अरसे से अपने मास्टर के साथ ही रह रहा था, अब अपने मास्टर के चले जाने के बाद उसे काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है मास्टर मास्टर तुम कहाँ पर हो? मास्टर ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और वो एक जोरदार चीख मारता है, कहता है मास्टर ये माउंटेन तो बहुत ज्यादा बड़ी है, अब मैं यहाँ पर इस माउंटेन को छोड़कर कैसे जाऊंगा? तुमने कहा कि इस माउंटेन के नीचे चले जाओ, मैं माउंटेन के नीचे कैसे जाऊंगा? तो यहीं पर 5 और कैरेक्टर्स को भी दिखाते हैं। ये सारे के सारे 5 कैरेक्टर्स डिवाइन बीस्ट होते हैं। सभी के सभी मॉन्स्टर जो होते हैं ये हाफ मॉन्स्टर होते हैं, हाफ डेमी गॉड होते हैं। एक फिनिक्स होता है, एक ड्रैगन होता है, एक लिपर्ड होता है, एक व्हाइट टाइगर होता है और उनमें से एक सांप होता है यानी स्नेक होता है। ये लोग यहाँ पर हमारे जाओ भाई के मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जाओ भाई के मास्टर ने इन लोगों के पास इनकी कोई चीज चुराई होती है। तो कहते हैं आज अगर हमें वहाँ पर वो हिमालय बीन्स नहीं मिले तो हम लोग उस बंदे को मार डालेंगे। अगर वो बुढ़ा आदमी हमें हमारे वो बीन्स वापस नहीं करता तो हम उसे आज मार डालेंगे। तो वो सभी ये फैसला खा लेते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम उसे जरूर मार डालेंगे। सभी लोग माउंटेन के उस हिस्से की तरफ जा रहे होते हैं हमारे जाओ भाई के मास्टर को ढूंढने के लिए। लेकिन उसी वक्त उन्हें सामने जाओ भाई दिखाई देता है जो कि चिल्लाता हुआ जा रहा होता है और कहता है मास्टर रुको मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। तो ये सभी लोगों को लगता है कि ये भागकर जा रहा है। सभी का जो लीडर होता है ड्रैगन वो उनसे कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का ये तो उसी बुढ़े आदमी का डिसाइपल है, ये भी उसके पीछे भागकर जा रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? टाइगर से कहता है बॉस मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ से भागकर जा रहे हैं, पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसी वजह से वो अपने मास्टर से कह रहे हैं मास्टर मेरे लिए रुको मैं भी आ रहा हूँ। सभी लोग बड़ी स्पीड से उड़ते हुए हमारे जाओ भाई के पीछे चले जाते हैं और कहते हैं इनको क्या लगता है ये भागकर जा सकते हैं, अपने सपने में भागकर जाएंगे, हम लोग इन्हें पकड़ लेंगे और इनके पास से अपने हिमालय बीन्स वापस ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर ये सभी 5 सेक्रेट बीस्ट जो है ये हमारे जाओ भाई के मास्टर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका सामना जाओ भाई के साथ हो की तरफ बढ़ आता है। कहता है मास्टर मास्टर तुम कहाँ पर हो? वो आगे की तरफ बढ़ आता है। उसी वक्त साइड से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वो साइड के ऊपर देखता है, वो लड़की मदद के लिए पुकारी होती है। वहाँ पर उसके सामने 2 माउंटेन बैंडिट्स होते हैं। लड़की दरख्त के साथ चिपकी पड़ी होती है और कह रही होती है मुझसे दूर हो, तुम मेरे करीब मत आना। वो दोनों ही बैंडिट्स उसके पास पहुंच जाते हैं। उनके उसके लड़की के साथ जो गार्ड्स होते हैं उसको भी उन दोनों बैंडिट्स ने मार दिया होता है। वो दोनों ही बैंडिट्स काफी ज्यादा ठरकी किस्म के होते हैं। उनमें से एक मोटे वाला कहता है लड़की तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाकी के माउंटेन बैंडिट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बड़े आराम से करते हैं। दूसरा लाट टपकाते हुए से कहता है हाँ अगर तुम हमारे साथ आराम से पेश आओगी तो हम लोग भी तुम्हारे साथ आराम से करेंगे। कि वो जो लड़की होती है काफी ज्यादा क्यूट होती है, मैं अपने पास से ऐड कर देता हूँ। तो वो लड़की उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? यहाँ पर जो मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मैं उसके प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर हूँ, यानी कि मैं उसकी पोती हूँ। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर नंबर 1 चैम्बर उन्हीं का है, तो मैं उनकी पोती हूँ। क्या तुम लोग फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते हो? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि मेरे ग्रैंडपा तुम लोगों को ढूंढ निकालेंगे और तुम सभी को मार डालेंगे? दोनों बैंडिट्स जोर जोर से हंसना शुरू देते हैं। तो पतले वाला उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर क्या तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर बचाने के लिए तुम्हें आ सकते हैं? तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर नहीं है, और ऊपर से अगर तुम्हारा मर्चेंट ग्रुप हमारे खिलाफ जाएगा तो हमारे बैंडिट्स के जितने भी लोग हैं ये सभी मिलकर तुम्हारे पूरे के पूरे मर्चेंट ग्रुप को मार डालेंगे। जबकि दूसरा मोटे वाला कहता है अगर यहाँ पर हमें तुम्हारे ग्रैंडपा के हाथों से मरना पड़े तो हम लोग मरने को तैयार है। तुम्हारे जैसे एक खूबसूरत लड़की के साथ सिर्फ एक बार भी कर लिया जाए तो हमारे लिए काफी है, जैसा लगेगा हमने अपनी जिंदगी गुजार ली। चाहे लड़की को समझ आ जाती है कि यहाँ पर ये लोग उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कोई बचाओ कोई बचाओ। जबकि वो उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा? हम इस वक्त जंगल में हैं और जंगल की इतनी गहराई में तो कोई भी नहीं होता, माउंटेन के ऊपर कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए? तो वो दोनों जैसे उस लड़की जिसका नाम आरियाना है, तो वो आरियाना ये करीब पहुंचते हैं उसी वक्त तुम्हारा जाओ भाई उन लोगों के साइड के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। जाओ भाई उनसे कहता है हेलो गाइस तुम लोग कैसे हो? तुम्हारा जाओ भाई सोच रहा था मास्टर ने कहा था कि जिसको भी हेलो बोलो हंसते हुए चेहरे के साथ हेलो बोलना चाहिए। वो दोनों हमारे जाओ भाई को वहाँ पर देखते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि अब तुम कहाँ पर चले आए? क्या तुम यहाँ पर इस लड़की को बचाने के लिए हो? अगर तुम लड़की को
बचाने के लिए आओ तो फिर तुम हमारे हाथों से मरोगे, तुम पछताने वाले हो। जाओ भाई अपने पास से अपने मास्टर का स्केच निकालता और कहता है लगता है कि तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, तो मैं इसे बचाने के लिए क्यों आऊंगा, मैं तो यहाँ पर जाना चाहता हूँ। क्या तुम लोगों ने इस बुढ़े आदमी को यहाँ पर देखा है? तो वो दोनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हमारे जाओ भाई से कहते हैं लड़के तुम हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर अच्छे मूड में और तुम यहाँ पर बीच में इस टकले को घुसा रहे हो, हमने इस बुढ़े को नहीं देखा। कि दूसरा मोटे वाला उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, हमने इस तरह के किसी बुढ़े आदमी को नहीं देखा, जाओ जाकर कहीं और पर इसको ढूंढो। तुम्हारा जाओ भाई उनकी बात सुनने के बाद कहता अच्छा ठीक है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उनसे कहता अच्छा ठीक है, तुम लोग जो भी कर रहे थे वो कंटिन्यू रखो, तुम लोग करो जो करना है। फिर साथ ही उनको गुड बाय बोलता है। तो वो दोनों वहीं पर पत्थर के मान जाते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसने देखा हम लोग क्या करें, इसके बावजूद से हमारे साथ इतने पोलाइटली बात कर रहा है। इसके साथ ही वो दोनों बैंडेड अब हमारे जाओ भाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो पतले वाला बैंडेड होता है हमारे जाओ भाई को देखकर कहता है इस लड़के की स्किन तो बहुत ज्यादा चिकनी है, ये लोंडा काफी कमाल का है। दूसरा मोटे वाला उसे कहता है ब्रदर ये क्या, लगता है कि तुमने अपने टेस्ट को अचानक से बदली कर लिया, ठीक है अगर तुम्हें लड़की से पहले इसके साथ मजे करने हैं तो कर सकते हो। जबकि हमारा जाओ भाई पीछे आसमान के ऊपर देख रहा होता है क्योंकि वो पांचों सेक्रेट भी इसी तरफ आ रहे होते हैं। तुम्हारा जाओ भाई उनसे कहता है जरा ऊपर देखो, लगता है कि कोई चीज हमारी तरफ ही आ रही है। दोनों ही आगे से हंसना शुरू कर देते हैं। तो पतले वाला कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाना चाहता है, इसे लगता है कि हम लोग इसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ देखेंगे और यहाँ से जल्दी से भाग जाएगा। मोटे वाला उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कोई छोटे बच्चे हैं या फिर तुम कोई छोटे बच्चे जो इस ट्रिक को यूज करके हमारे हाथों से बच पाओगे? हम तुम्हारी इस बच्चों वाली ट्रिक में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले, अभी हमें तुम्हारे साथ मजे करने हैं। तो जैसे वो लोग उसके साथ मजे करने की बात करते हैं उसी वक्त वहाँ पर लैंडिंग होती है। उन पांचों सेक्रेट बीस्ट की लैंडिंग के साथ उनमें से एक सेक्रेट बीस्ट जो कि फीनिक्स होता है उनके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर अपनी फायर के साथ अटैक करता है, जबरदस्त धमाका होता है। वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों बैंडेड उसके साथ उड़ जाते हैं, जहाँ तक कि वो लड़की उसके पीछे जो दरख्त होता है वो भी टूट जाता है। वो लड़की चिल्लाकर कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है, पर जबरदस्त फायर निकलती है, इतनी पावरफुल फायर होती है कि हर तरफ आग ही आग होती है। तो आर्याना कहती है क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर नहीं मर सकती। यहाँ पर उस आग के शांत होने के बाद आर्याना हल्के से अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने से आवाज आ रही होती है। लिपर्ड मॉन्स्टर जो होता है वो फिनिक्स मॉन्स्टर से कहता है बेवकूफ पंची कही के ये तुमने क्या कर दिया, तुमने दूर से उनके ऊपर अटैक कर दिया, तुमने उस लड़के को जलाकर हक कर दिया होगा, अब हम लोग उस लड़के से कैसे पूछेंगे कि उसका मास्टर कहाँ पर है? फिनिक्स उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, ये लड़का तुम्हारे हाथों से निकल जाने वाला था, इसी वजह से मैंने दूर से अटैक कर दिया, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, इसे पकड़ने के लिए मैंने ऐसा किया है। जबकि आर्याना उनकी आवाजें सुनने के बाद कहती है मैं अभी भी यहाँ पर आवाजें कैसे सुन सकती हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। साथ ही वो कहती है लगता है कि मैं अभी तक जिंदा में मरी नहीं हूँ। अपनी आंखें खोलने के बाद अपने सामने देखते तो जाओ भाई उसके सामने खड़ा होता है। वो उन सभी मॉन्स्टर से कह रहा होता है तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उड़ना दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था? साथ ही वो साइड के ऊपर इशारा करते हुए कहता है जरा देखो, जरा वहाँ पर देखो, वो दो बैंडेज जो कि यहाँ पर कुछ करने वाले थे वो दोनों की हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं कि तुमने उन दोनों बेचारों को जलाकर हक कर दिया, अब उनके कंकाल वहाँ पर बचे हुए हैं, चलो जल्दी से उन लोगों से माफी मांगो। तो पांचों बीस उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन जो कि बाकी सभी का लीडर होता है वो कहता है तुम तो वाकई में उसी बुढ़े आदमी के डिसाइपल हो, उसके डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे पास इतनी पावर्स है कि तुम इस अटैक से बच सको, फिनिक्स का अटैक भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाया, हम लोग वाकई में इस बात से इंप्रेस हुए। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तेरा मास्टर कहाँ पर है? व्हाइट टाइगर उनसे कहता है कि यहाँ पर इस लड़के की कल्टीवेशन को देखा जाए तो इस लड़के की कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ स्वर्ड एम्परर लेवल पर है, अगर आप चाहो तो मैं जाकर इस लड़के को टॉर्चर कर सकता हूँ, मैं इसको इतना टॉर्चर करूंगा कि ये खुद ही बता देगा कि इसका मास्टर कहाँ पर है। स्नेक उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इसको टॉर्चर करोगे, लेकिन मुझे इस तरह के क्यूट बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, ये मुझे दे दो क्योंकि इनका मीट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, नरम नरम होता है। जबकि फिनिक्स मॉन्स्टर उन लोगों से कहता है तुम्हें ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि ये लड़का सिर्फ एम्परर स्वर्ड लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अटैक से इसको कोई भी जख्म नहीं आया, कोई चोट भी नहीं आई, तो कम से कम जख्मी तो होना चाहिए था। लिपर्ड फिनिक्स से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वो एबिलिटीज है ही नहीं कि तुम एक छोटे लड़के को भी नुकसान पहुंचा सको। अब जहाँ पर अपने बड़े भाई लिपर्ड की तरफ देखो कैसे तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक लड़के को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। जबकि आर्याना उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पर देखने के बाद सोच रहे थे जरा रुको तो सही, मैंने इन सभी लोगों की पिक्चर्स कहाँ पर देखी है? वो कहती है मैंने इन सभी की पिक्चर्स को देखा हुआ है, ये सारे के सारे तो 5 सेक्रेट बीस्ट हैं। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर बहुत ही पावरफुल 5 बीस्ट थे जिन्हें सेक्रेट बीस्ट भी कहा जाता है। ये पांचों बीस्ट मेरे सामने खड़े हैं। इन पांचों बीस्ट की दहशत इतनी ज्यादा है कि इंसान कभी मैजिकल माउंटेन बीस्ट के अंदर डीपली नहीं जा सके क्योंकि ये उन्हें कभी भी अंदर नहीं जाने देते और जो भी इंसान वहाँ पर जाता है वो उस इंसान को मार डालते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात है कि ये कभी इंसानों की दुनिया में नहीं आते, लेकिन ये अचानक से यहाँ पर हमारे जुल्लू कॉन्टिनेंट में वापस आ गए हैं, यानी मैजिकल बीस्ट माउंटेन को छोड़कर हमारे इंसानों की दुनिया में आए हैं। तुझे यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे? क्या ये यहाँ पर इस लड़के के लिए आए हैं? जबकि हमारा साहब भाई अभी भी उन लोगों को उन दोनों बैंडिट्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर अभी भी खड़े बातें कर रहे हो, चलो जल्दी से जाओ जाकर इन दोनों से माफी मांगो क्योंकि उन दोनों की आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन वो सारे बीस तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात जानना चाहते हैं कि इसका मास्टर कहाँ पर है। तो वो हमारे साहब भाई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश मत करो, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, कि तुम्हारे मास्टर ने हमारे पास से बहुत ही कीमती चीज को चोरी किया है। वो कीमती चीज हमारे पास गोल्डन स्पिरिट बीन्स है, उसने गोल्डन स्पिरिट बीन्स को हमारे पास से चोरी कर लिया। साहब भाई उनसे पूछता है गोल्डन स्पिरिट बीन्स क्या है, क्या तुम उनके बारे में बता सकते हो? तो वो उसे बताते हैं कि गोल्डन स्पिरिट बीन्स बहुत ही पावरफुल बीन्स हैं। उन्हें बताते हैं गोल्डन स्पिरिट बीन्स क्या होते हैं। वो कहता है कि उनके अंदर हीवन एंड अर्थ की स्पिरिट एनर्जी होती
है। जैसे होली बीस्ट के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जैसे होली बीस्ट के पास अगर गोल्डन स्पिरिट बीस्ट होंगे तो हम उनको यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवा सकते हैं। हम लोग एक सेक्रेट बीस्ट से डिवाइन बीस्ट बन सकते हैं। तुम्हारी मैजिक बीस्ट माउंटेन के ऊपर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर हर 5000 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही बीन्स लगते हैं। इस वजह से ये बीन्स बहुत ज्यादा कीमती है। और इस बार जब 5000 साल के बाद ये दोनों बीन्स वहाँ पर लगे थे, तुम्हारा मास्टर वहाँ पर आया। तुम्हारे मास्टर ने हमसे वादा किया था कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसे उधार लेना चाहता है। तुम्हारा मास्टर उनको लेकर वहाँ से भाग आया और उसने अभी तक हमारे बीन्स को हमें वापस नहीं किया। ये सब कुछ 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन पहले वो हमारे पास हमारे गोल्डन बीन्स को चोरी करके आया है। टाइगर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है चलो जल्दी से बकवास करना स्टार्ट करो कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, क्योंकि अगर तुमने मुझे अपने मास्टर के बारे में नहीं बताया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोचोगे कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। जाओ भाई तो उस व्हाइट टाइगर के सामने चुपचाप खड़ा होता है, लेकिन आरियाना भागती हुई बीच में आती है और कहती है माय लॉर्ड होली बीस्ट प्लीज आप इसको नुकसान मत पहुंचाएं। मैं जहाँ पर इसको समझाती हूँ, मैं इसको समझाती हूँ, इससे बात करती हूँ कि ये आपको सब कुछ बता दे। तो व्हाइट टाइगर उसे कहता है वैसे भी इंसानी लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती है। हाँ ठीक है, जाकर इसको समझा कर आओ। जाओ भाई को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चली जाती है और उसे कहती है बेवकूफ मत बनो, तुम यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है, क्योंकि ये तुम्हारे पीछे नहीं है बल्कि तुम्हारे मास्टर के पीछे है। इनको कोई भी बहाना बना दो, इनको गलत मतलब बता दो कि इनका मास्टर इस तरफ है, चलो खुद ही तुम्हारे मास्टर के पास चले जाएंगे, वरना ये हम दोनों को यहाँ पर मार डालेंगे। तुम्हें झूठ बोलना होगा। तुम जाकर इनसे कोई भी झूठ बोल दो कि वो तुम्हारे मास्टर किस तरफ गए हैं, उस तरफ चले जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी, वरना तुम हम दोनों को यहाँ पर मरवा डालोगे। अब उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है और कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। तो आगे बढ़ता है और सेक्टर बी से कहता है तुम सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे मास्टर भाग चुके हैं, मेरे मास्टर भाग गए हैं। जाते हुए मास्टर मेरे लिए एक नोट भी छोड़ कर गए हैं। उन्होंने लिखा हुआ था कि वो एल्विया मैजिक एकेडमी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उनकी वाइफ रहती है, तो अपनी वाइफ से मिलने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। सेक्रेट भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में वो एल्विया मैजिक एकेडमी में है? तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में पता है? तो हमारी जो आरियाना होती है वो उनको लोकेशन के बारे में बताती है। उनसे कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना होगा। सीधा जाने के बाद सामने एक रिवर आएगा, रिवर से वेस्ट की तरफ चले जाना। थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना है, वहाँ पर एक कॉर्नर होगा और उसी के साथ ही तुम्हें एल्विया मैजिक एकेडमी मिल जाएगी। इनका जो बॉस होता है ब्लैक ड्रैगन पीछे की तरफ मुड़ जा रहा था, उन लोगों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। तो व्हाइट टाइगर से कहता है क्या हम वाकई में जाने वाले हैं? तो बॉस से कहता है हम लोग उसके पीछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो हमें अपने मैजिकल बीन्स नहीं मिलने वाले। वो पांचों के पांचों मॉन्स्टर्स होते हैं पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं ताकि वो एल्विया एकेडमी में जाकर इसके मास्टर को ढूंढ सके। लेकिन हमारे जाओ भाई को पता नहीं क्या पड़ी थी कि वो बीच में बोल पड़ता है। वो उनसे कहता है क्या तुम लोग वहाँ पर तुम वहाँ पर अपने गोल्डन स्पिरिट बीन्स को ढूंढने के लिए जा रहे हो? क्या वो गोल्डन स्पिरिट बीन्स क्या वो एक आलू के साइज के थे? वो आलू की तरह गोल मटोल और पीले रंग के थे। ऊपर वाली परत काफी ज्यादा चमकदार थी लेकिन उसके ऊपर काफी सारे स्पॉट्स भी थे, जैसे कि बिल्कुल एक पोटैटो के ऊपर होते हैं, यानी आलू के ऊपर होते हैं। सभी मॉन्स्टर जो वहाँ से जा रहे होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि आरियाना आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया जी, तुम क्या कह रहे हो? अभी वो जा ही रहे थे, तुमने बीच में फिर से अपनी टांग अड़ा दी, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हो। तो ब्लैक ड्रैगन ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें पता है उन ब्लैक बीन्स के बारे में, सॉरी गोल्डन बीन्स के बारे में? तो बताओ वो कहाँ पर है? तुम्हारा साहब उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताता हूँ। वो कहता है 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले मास्टर हमारे लिए कुछ गोल्डन बीन्स को लेकर आए थे। मुझे लगा कि वो बड़े बड़े पोटैटोस हैं, मैंने उन पोटैटोस को पका दिया। मैंने उन पोटैटोस को खाने के बाद खा लिया है। तो आरियाना तो उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है लड़का बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसने मॉन्स्टर्स को ये बता दिया कि इसने उनके पोटैटोस को खा लिया, सॉरी पोटैटोस ने गोल्डन बीन्स को खा लिया है। वाली बात सुनने के बाद वो सारे मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर आए अपने बीन्स को लेने के लिए थे और बीन्स को अगर हमारे हीरो ने पहले से खा लिया तो अब वो यहाँ पर उनके लिए क्या बचा है? मास्टर को ढूंढने के बजाय वो इसे मारेंगे। हमारा ज़ाओबॉय अभी भी उनके सामने अपनी बातें किए जा रहा था। हमारा ज़ाओबॉय उनसे कहता है कि मेरे मास्टर के पास एक रेसिपी बुक थी, उसके ऊपर पोटैटो की एक रेसिपी लिखी हुई थी, उसमें विनेगर और सॉस भी डालना था। मैंने उस रेसिपी को बहुत ही अच्छे से बनाया था लेकिन इसके बावजूद उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा आ रहा था। मैंने सोचा शायद आलू खराब है, इसी वजह से इस तरह का जायका आ रहा है। मुझे पता चला कि वो आलू नहीं थे बल्कि वो तुम्हारे स्पिरिट बीन्स थे। स्पिरिट बीन्स को मैंने आलू की जगह के ऊपर काट कर खा लिया है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मुझे ये बता दिया कि मेरे कुकिंग स्किल्स खराब नहीं बल्कि तुम्हारे पोटैटोस खराब थे। बात सुनने के बाद लिपर्ड अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने 5वें पावर को रिलीज करते हुए हमारे ज़ाओबॉय के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जबकि आरियाना भागते हुए साइड के ऊपर चली जाती है। वो जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है पर धमाका हटने के बाद दिखाते हैं कि ग्राउंड में एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है। ये स्पिरिट बीस्ट उसे कहते हैं तुमने क्या कर दिया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें पहले पूछना चाहिए था कि इसके ऊपर अटैक करें या नहीं? अब देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उस बेचारे का कीमा बना दिया। क्या पता उसके पास एक आधा बीन बचा होता और हम उससे पूछ लेते और वो बीन हमें मिल जाता। बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमने बिना पूछे उसके ऊपर अटैक कर दिया। तुम्हारा ज़ाओबॉय भी वहीं पर खड़ा होता है। ज़ाओबॉय उसके अटैक से बिल्कुल सही सलामत बच जाता है और उसे कहता है यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो? तुम लोग यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे हो क्या मैंने स्पिरिट बीन में से किसी एक को छोड़ दिया था? नहीं, मेरे पास 2 स्पिरिट बीन से मैंने दोनों के दोनों पकाकर खा
खा लिए हैं। व्हाइट टाइगर उसे सही सलामत देखने के बाद कहता है ब्रदर लिपर्ड, क्या तुमने फुल पावर के साथ अटैक नहीं किया था? इस लड़के की बॉडी के ऊपर तो कोई भी डैमेज नजर नहीं आ रहा। लिपर्ड उसे कहता है हाँ मैंने तो फुल पावर के साथ इसके ऊपर अटैक किया था, ये तो मेरी पर्पल लाइटनिंग को भी इसने डॉज कर लिया। लगता है कि इसने मेरी पर्पल लाइटनिंग को आसानी से डॉज किया है। ज़ाओबेई उनकी बातें सुनने के बाद कहता है ये तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के एक वीक अटैक को डॉज करने की जरूरत थी? मुझे तुम्हारे जैसे कमजोर अटैक को डॉज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लिपर्ड को ये बात सुनने के बाद काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है बकवास बंद करो, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। तुम्हारी कल्टीवेशन तो स्वर्ड एम्परर लेवल में है। तुम्हारी कल्टीवेशन जैसे बंदे को तो अभी तक मेरे अटैक की वजह से हाक हो जाना चाहिए था। ज़ाओबेई उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इस वक्त स्वर्ड एम्परर लेवल पर हूँ? ये तो मेरे मास्टर ने कहा था कि मुझे अपनी नई पावर्स को शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से मैं अपनी पावर्स को लो रखे हुआ हूँ। यानी कि मैंने अपनी पावर्स को यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है, अपनी पावर्स को सप्रेस किया हुआ है। असल में तो मेरी पावर स्वर्ड गार्ड लेवल पर है। ऐसी वो स्वर्ड गार्ड लेवल का कहते हैं तो वो सभी लोग पहले ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम स्वर्ड गार्ड हो? इसी के साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। पांचों बीस वहाँ पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें हम कोई बेवकूफ दिखाई देते हैं? पिछले हजारों साल में यूलैंड कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी स्वर्ड गार्ड पैदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी ब्रेक थ्रू करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाया। और तुम्हारे जैसा एक छोटा सा बच्चा जिसके अभी बाल भी नहीं आए, ना ही ऊपर ना ही नीचे, क्या लगता है कि तुम एक स्वर्ड गार्ड बन चुके हो? हरियाणा भी पेड़ के पीछे से निकलती है और हमारे ज़ाओबेई से कहती है ज़ाओबेई मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और कहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इस बात से डरने वाले नहीं है। तुम अगर स्वर्ड गार्ड वाला बहाना बनाओगे तुझे नहीं मानेंगे, तुम्हें कुछ और करना होगा। ज़ाओबेई उसे कहता है कि मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे कहा था जब कभी तुम्हें लगे कि तुम प्रॉब्लम्स को अपने अल्फाज के साथ सॉल्व नहीं कर सकते तब तुम्हें अपनी पावर को यूज करना चाहिए, कब तुम्हें अपनी फिस्ट को यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी पावर को यूज करूंगा। तो व्हाइट टाइगर हंसते हुए से कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने साल हो गए कल्टीवेट करते हुए, क्योंकि तुम्हारी उम्र को देखकर तो लगता नहीं है कि तुम 15-16 साल से ज्यादा कहो। सालों की कल्टीवेशन के साथ तुम्हें लगता है कि तुम एक स्वर्ड गार्ड बन चुके हो? हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और वो साथ ही हंस भी रहा था। इसी के साथ ही हमारा ज़ाओबेई उसके सामने से गायब हो जाता है। ज़ाओबेई गायब होने के बाद ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है। जब वो नीचे की तरफ जंप कर रहा था तो उसके नीचे फीनिक्स होता है। तो वो फीनिक्स के ऊपर जंप करते हुए कहता है तुम सभी लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावर है तो तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए किसी को भी सप्रेस कर सकते हो, जहां पर चाहे उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। ज़ाओबेई सीधा फीनिक्स के ऊपर नीचे उतर रहा था। तुम्हारा ज़ाओबेई इन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जानवर हो, यानी कि तुम सभी लोग एनिमल्स हो जिनके पास बस बोलने की ताकत है। मुझे तुम लोगों से डरने की क्या जरूरत है? जब हमारा ज़ाओबेई ऊपर से नीचे फीनिक्स के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर एक जबरदस्त फायर दिखाई देती है। इतनी जबरदस्त फायर होती है कि ग्राउंड के नीचे तक भी दरार पड़ती है। पर जबरदस्त फायर निकलने के बाद दिखाते हैं कि जो फीनिक्स मॉन्स्टर होता है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। तभी देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? हमारा डीमन फीनिक्स इतनी आसानी के साथ कैसे नीचे गिर गया? ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। साथ ही जब हमारा ज़ाओबेई अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं कहीं ये लड़का वाकई में सच तो नहीं कह रहा था, कहीं ये वाकई में एक स्वर्ड गार्ड तो नहीं है। हरियाणा भी ये देखने के बाद कहती है ऐसा कैसे हो गया? बहुत सारे तलवारबाज अपने हजारों की कल्टीवेशन के बाद भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल तक एक 16 साल का लड़का पहुंच चुका है, यानी एक स्वर्ड गार्ड बन चुका है। कई मास्टर्स को मैंने देखा है वो अपनी एम्परर राम में फंसे रहते हैं। तो उन मास्टर्स का जो लीडर होता है ब्लैक ड्रैगन, वो इसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम एक स्वर्ड गार्ड बन चुके हो, हमारे से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल हायर हो, एक लेवल से कितना ही डिफरेंस पड़ जाएगा। मुझे इस बात के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं है कि तुम वाकई में एक स्वर्ड गार्ड हो। और वैसे भी हम यहाँ पर 5 सेक्रेट बीस्ट हैं, अगर हम पांचों अपने साथ एक पावर को मिला लेते हैं तो हम सभी तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। टाइगर उसे कहता है लेकिन बॉस अभी भी फीनिक्स तो नॉकडाउन हो गया, हम 4 रह गए हैं। ब्लैक ड्रैगन उस गुस्से के साथ कहता है बकवास बंद करो, चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। तो वो उसे कहता है ठीक है बॉस। लिपर्ड अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके पास पर्पल थंडर की पावर होती है। वो दोनों हाथों में थंडर को रिलीज करते हुए भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है गारो या फिर जो भी हो, पिछली बार तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया था लेकिन इस बार तुम मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो इस अटैक को डायरेक्टली फेस करके दिखाओ। तुम अपने दोनों हाथों को सामने करता है, दोनों हाथों के अंदर से पर्पल थंडर को सामने की तरफ रिलीज करता है। जो थंडर होती है वो स्टॉर्म की तरह आगे बढ़ती है। थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग सामने की तरफ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही होती है, जबकि हमारा जो ज़ाओबेई होता है वो सामने की तरफ से अपनी तलवार निकालता है। तलवार को निकालकर वो सामने की तरफ सामने एक स्लैश लगाता है, बड़ी पतली सी स्लैश होती है। वो स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक ग्राउंड के अंदर एक जबरदस्त दरार डाल देता है और स्लैश सामने की तरफ आगे बढ़ती है। तो लिपर्ड बेचारे की जो पर्पल लाइटनिंग होती है तो वो तो बीच में कट जाती है और इसी के साथ ही वो लाइटनिंग उसके पास से गुजरती है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है कि कहीं उसके 2 टुकड़े ना हो जाएं। वो शायद ही पीछे की तरफ घूमकर देखता है जहां पर वो स्ट्राइक गई थी। वो स्ट्राइक पीछे जाने के बाद पीछे कितनी बड़ी पहाड़ी होती है उसको भी सेंटर से 2 हिस्सों में काट दिया होता है। देखने के बाद लिपर्ड बेचारा वहीं पर पत्थर बन जाता है और कहता है इसने तो कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ हमसे एक लेवल हायर है। वो बॉस से कहता है बॉस ड्रैगन मुझे लगता है कि एक लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा में कट जाता। तो यहीं पर स्नेक को दिखाते हैं। स्नेक मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, उसके पास उसकी स्पीड होती है। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि इस जैसे एक इंसान के सामने जो कि एक मास्टर है के सामने हम लोग अपनी पावर को शो ऑफ करवा सकते हैं। स्नेक कहता है कि मैंने यहाँ पर 9900 और साथ में 81 जेट बूस्ट को तैयार किया और साथ में रिकॉन लेवल के रोटेशनल एक्सप्लोसिव कोर्स को मैं साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी ज्यादा स्पीड के साथ साथ मेरे पास जो आर्मर है वो हार्ड स्केल्स का बना हुआ है कि मेरी स्किन के अंदर कोई भी चीज दस नहीं सकती, यानी कि अगर ये मेरे पास स्ट्राइक लगाता है तभी ये मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगा। मैंने अपने सारे का सारा फोकस अपनी स्पीड के ऊपर लगाया हुआ है। मैं अपनी स्पीड के साथ इस लड़के को हरा दूंगा। वो शाम जो होता है वो बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल एक बुलेट ट्रेन की तरह उसकी स्पीड के साथ वो आगे बढ़ता है। जैसे वो हमारे ज़ाओबेई के करीब
पहुंचता है उसी वक्त जाओ भाई उसके मुंह पर एक पंच मारता है। इसी के साथ ही वो स्नेक बेचारा उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। जैसे हमारा जाओ भाई यहाँ पर स्नेक को भी हरा देता है। स्नेक के हारने के साथ उसी वक्त व्हाइट टाइगर उसके पीछे खड़ा होता है। व्हाइट टाइगर पीछे वाली साइड से अपने दोनों पंजों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। अपने दोनों पंजों के साथ उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये इंसानों का वीक पॉइंट होता है, पीछे वाली साइड से गर्दन के ऊपर अटैक करना। अपने तेज नाखूनों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। दूर से जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो खुश हो जाता है और उसे कहता है व्हाइट टाइगर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो तुमने इसके ऊपर अटैक किया। इस तुम्हारे अटैक की वजह से मुझे लगता है कि अब ये नहीं बचेगा। हमने अपने तेज नाखूनों के साथ इसके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक किया है। लेकिन इसी के साथ ही हमारे जाओ भाई के बैक को दिखाते हैं कि उसके बाल भी नहीं कटे होते, यानी कि उसको कुछ भी असर नहीं हुआ होता। जबकि किटी की तरफ दिखाते हैं कि उस व्हाइट टाइगर की तरफ दिखाते हैं कि व्हाइट टाइगर बेचारे के नाखून सारे टूट जाते हैं। तुम्हारा जाओ भाई उसकी तरफ देखता है और कहता है किटी किटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साथ ही हमारा जाओ भाई आगे बढ़कर उसको लाड करना शुरू कर देता है और साथ ही वो व्हाइट टाइगर उसके सामने किटी बनने का नाटक कर रहा होता है, उसके सामने म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है। तुम्हारा जाओ भाई यहाँ पर बाकी के चारों मॉन्स्टर्स को हरा देता है। चारों मॉन्स्टर्स की हारने के बाद अब ब्लैक ड्रैगन बचता है जो कि इन सभी का बॉस होता है। वो कहता है सभी बिल्कुल बेकार हो तुम सभी लोग, छोटे से इंसानी बच्चे से हार गए, तुम सभी लोग सेक्रेट बीस्ट होने के लायक नहीं हो। अब देखो जरा मैं कैसे यहाँ पर इस लड़के को हराता हूँ। यहाँ पर सब कुछ नहीं होने दे सकता। मैं एक सेक्रेट बीस्ट हूँ, तुम सभी लोग भी सेक्रेट बीस्ट थे, लेकिन हम सभी लोग लड़के से हार नहीं सकते। और वहीं पर वो अपनी ट्रू फार्म में आता है, यानी ड्रैगन फार्म में आ जाता है और बड़ा सा ड्रैगन बनने के बाद ऊपर उड़ना स्टार्ट करता है। हमारा जाओ भाई इस ब्लैक ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है देखो तो जरा वहाँ पर एक बहुत ही कूल सा ब्लैक ड्रैगन है। व्हाइट टाइगर वहाँ पर होते हुए सोच रहा होता है ब्लैक ड्रैगन बोल सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुम इस लड़के को हरा सकते हो, वरना हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी है। तो ब्लैक ड्रैगन उड़ता हुआ हवा में चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वो अपनी ठंडर पावर्स को एक्यूमुलेट कर रहा होता है। वो ब्लैक ड्रैगन होता है, इसी वजह से ऊपर से ठंडर पावर को रिलीज कर सकता है। आसमान के ऊपर जाने के बाद बहुत सारी ठंडर पावर ऊपर से इकट्ठी करता है। तो आर्याना फिर से जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है और साथ ही जाओ भाई से कहती है क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि आसमान के ऊपर कितनी जबरदस्त ठंडर पावर है, ये एनर्जी फ्लक्चुएशन हमें उड़ा देंगे या फिर मार डालेंगे, चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। कि व्हाइट टाइगर ऊपर की तरफ देखने के बाद कहता है लगता है कि बॉस ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर उस स्पेशल मूव को यूज करने वाला है, क्योंकि इस स्पेशल मूव को उसने हजारों साल पहले यूज किया था। ये एक बहुत ही पावरफुल मूव है। साथ ही आसमान के ऊपर दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारी पर्पल ठंडर होती है। ड्रैगन जाकर अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट होना स्टार्ट होता है। आसपास के साइड ठंडर आकर उस बॉल के ऊपर क्रिएट हो रही होती है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बॉल बन जाता है जो कि उसके मुंह के अंदर होता है। साहब ये देखने के बाद कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बाकी की फैमिली का हेड है, यानी कि सेक्रेट बीस्ट का हेड है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ये हिमालय ठंडर को भी मोबिलाइज कर सकता है। लेकिन साथ ही हमारा जाओ भाई मासूमाना सवाल पूछते हुए कहता है क्या इतनी सारी ठंडर के तुम्हारे मुंह के अंदर होने के बावजूद तुम्हारा मुंह नम नहीं महसूस हो रहा, यानी कि तुम्हें यहाँ पर होता हुआ महसूस होगा। ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके अंदर बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक बॉल क्रिएट कर लेता है। इलेक्ट्रिक बॉल को क्रिएट करने के बाद वो नीचे की तरफ उसे थ्रो करने वाला है, तो अपने मुंह से वो नेक्रो स्क्रीच करता है, यानी कि वो सामने की तरफ एक स्क्रीच लगाता है। इसी के साथ ही वो ठंडर बॉल जो होता है हमारे जाओ भाई के ऊपर नीचे गिरता है। व्हाइट टाइगर वहां से भागने की कोशिश करता है, जबकि हमारा जाओ भाई उसकी पूंछ पकड़ता है और कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुको। साथ ही हमारा जाओ भाई ऊपर की तरफ देखता है और कहता है तो इसे क्या लगता है कि ये अपनी ठंडर स्क्रीच के साथ मुझे मार सकता है। तुम्हारा जाओ भाई वहीं पर अपनी तलवार को पीछे की तरफ लेता है, जबरदस्त स्टैंस के साथ अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है। हमारा जाओ भाई अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है तो उसकी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से जो होती है वो ठंडर आ रही होती है, पर्पल ठंडर नीचे आ रही होती है और नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही होती है। दोनों जब आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के साथ ही वो एनर्जी जो होती है जो ऊपर से आ रही होती है यानी ठंडर एनर्जी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके साथ हमारे जाओ भाई की एनर्जी ऊपर की तरफ चली जाती है। हमारे जाओ भाई की जो एनर्जी होती है वो एक बीम की तरह ऊपर जाती है और जाकर ब्लैक ड्रैगन की चेस्ट के आर पार हो जाती है। उसकी चेस्ट के अंदर एक होल हो जाता है, साथ ही उसके ब्लड निकलता है और ब्लैक ड्रैगन ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। हमारा जाओ भाई उसे कहता है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा, मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे दोनों पोटैटोस को खा लिया था, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका दे रहा हूँ। तो ब्लैक ड्रैगन ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से करके गिरता है, जबकि भाई ये सभी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं, बट वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको हील कर रहा होता है। ब्लैक ड्रैगन नीचे गिरने के बाद कहता है प्लीज सर हमें माफ कर दे, हम लोग आपसे माफी की भीख मांगते हैं, हमारे पास आंखें थी लेकिन हम लोग आपको देख नहीं पाए, आप तो वाकई में एक बहुत ही महान स्वर्ड गार्ड है, हमसे दोबारा पंगा नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर आपसे माफी की भीख मांगकर यहाँ से चले जाएंगे। बट भी उसे कह रहा था हाँ हमें माफ कर दो, जबकि व्हाइट टाइगर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जबकि हमारा जाओ भाई उसके साथ टेक लगाकर बैठा होता है और उसे कहता है एक बात को हमेशा याद रखना, मेरे मास्टर हमेशा एक बात कहते थे कि तुम्हें अपनी लो प्रोफाइल रखनी चाहिए, मैं भी तुम्हें यहाँ पर ये एडवाइस करूंगा, चाहे तुम एक बीस्ट हो, सेक्रेट बीस्ट हो या फिर कोई इंसान हो, तुम्हें हमेशा बहुत ही लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर हम जैसे बीस्ट को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाया, हम लोग इस सबक को अपनी सारी जिंदगी याद रखेंगे। जाओ भाई यहाँ पर थोड़ा सा लालची हो जाता है और किटी के ऊपर हाथ फेरते हुए उनसे कहता है तुम लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ किया है, तुम लोगों ने मेरे पर अटैक किया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे इसके बदले में थोड़ा बहुत कंपनसेट करना चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉरी के अल्फाज हैं, सॉरी के अल्फाज से काम नहीं चलने वाला। ब्लैक ड्रैगन उसकी बात सुनने के बाद से कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हें जरूर कंपनसेट करेंगे, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारा व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा पसंद आया। नहीं नहीं व्हाइट टाइगर नहीं बल्कि किटी, तुम आज के बाद किटी को रख सकते हो, किटी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो किटी बेचारा चलाकर कहता है बॉस ये क्या कर रहे हो, हमारा जाओ भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही किटी के साथ लेपट जाता है, लाड करना शुरू कर देता है और कहता है किटी किटी तुम आज के बाद से मेरे हो। कि व्हाइट टाइगर होते हुए कह रहा होता है कि मैं तो फेमस व्हाइट टाइगर हूँ अंडरवर्ल्ड का, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटी सी बिल्ली हूँ, किटी हूँ। क्योंकि इसी के साथ ही ब्लैक ड्रैगन बॉस उसे ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन देते हुए कहता है, वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए उसे कहता है बकवास बंद करो, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। चाहता हूँ कि तुम इस लड़के को अपने साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे पास इस लड़के को मारने का अभी भी एक तरीका है। लड़के ने जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा इंसल्टेड किया, तो हम लोग इस सारी की सारी ह्यूमिलिएशन का बदला इस लड़के से जरूर लेंगे। चाहता हूँ तुम इस लड़के को अपने साथ लेकर फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ जाओ। अगर हम लोग वहाँ पर इस लड़के को ले जाते हैं, इस लड़के की एबिलिटीज कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए, वहाँ पर हमारे जो इंसेस्टर गॉड रहते हैं वो इसको जरूर मार डालेंगे। वहाँ पर हमारे इंसेस्टर गॉड हैं, इंसेस्टर गॉड अगर इसे मार डालते हैं तो हमारी जितनी भी इंसल्ट हुई है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम हमारा बदला लोगे? क्या तुम इस लड़के को फॉरबिडन फॉरेस्ट में हमारे इंसेस्टर गॉड के पास लेकर जाओगे ताकि वो इसे मार सके? तो किटी उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है बॉस, जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसे ही करूंगा। हमारा साहब भाई कहता है, चलो ठीक है, अब यहाँ का मिशन तो पूरा हुआ, चलो चल के अपने मास्टर को ढूंढते हैं। किटी उसकी बात सुनने के बाद करता है वुफ वुफ, जबकि आर्याना उसे कहती है तुम एक किटी हो, यानी कि तुम एक बिल्ली हो, तुम कोई कुत्ते नहीं हो जो तुम वुफ वुफ कर रहे हो। हमारा साहब भाई आर्याना से पूछता है, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सुना था उस वक्त तुमने शायद अपना नाम बताया था, क्या तुम्हारा नाम एनी नारा है? तुम हमारे साथ चलोगी? तो वो उसे कहती है, नहीं मेरा नाम एनी नारा नहीं बल्कि मेरा नाम आर्याना है। साथ ही वो कुछ देर सोचती है और उसे कहती है, अगर तुम यहाँ पर मुझे पर्सनली इन्वाइट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमारा साहब भाई अपनी किटी को लेकर आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है, किटी किटी मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए फिश बेक करूंगा, वो तुम खा लेना। वो म्याऊं म्याऊं करते उसके साथ ही चल रहा होता है। क्या आर्याना उसे कहती है, रुको मेरे लिए, मैं भी वहीं पर आ रही हूँ। जबकि हमारा साहब भाई उसे कहता है, चलो जल्दी करो एनी नारा, तुम कहाँ पर रह गई हो? फिर से चलाकर उसे कहती है, मेरा नाम एनी नारा नहीं बल्कि मेरा नाम आर्याना है। साहब भाई जब वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ता है तो लिपर्ड अपने बॉस से कहता है, बॉस ब्लैक ड्रैगन, क्या आपको वाकई में लगता है कि फॉरबिडन जंगल के अंदर जो हमारे एंसेस्टर गॉड है वो इस लड़के को सबड्यू कर सकते हैं? तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्वॉर्ड गार्ड चाहे इतना ही पावरफुल क्यों ना हो, जो एंसेस्टर गॉड है वो स्वॉर्ड गार्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। जंगल के नीचे हमारे एंसेस्ट्रल गॉड रहते हैं, ड्रैगन गॉड। ड्रैगन गॉड बहुत ही पावरफुल है, वो चाहे किसी को भी मार सकते हैं। नेक्स्ट हमें फॉरबिडन फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। व्हाइट टाइगर उन लोगों को शॉर्टकट के चक्कर में फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर लेकर चला जाता है। फॉरबिडन फॉरेस्ट में काफी अंधेरा भी होता है, तो वहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही होती है। आर्याना और व्हाइट टाइगर दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं। हमारे ज़ाओ भाई के साथ चिपके होते हैं। ज़ाओ भाई उन दोनों से कहता है, अगर तुम दोनों इसी तरह डर के मारे चिपक कर मेरे साथ चलते रहे तो मेरे लिए भी चलना मुश्किल है, पीछा क्यों नहीं छोड़ दे, आराम से चलो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आर्याना उसे कहती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सुनो जरा, आसपास से कितने सारे मॉन्स्टर्स की आवाजें आ रही है, ये सारी की सारी आवाजें कितनी मॉन्स्टर्स की हैं, यहाँ पर हर तरफ कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने सुना है कि ये मुर्दों की आवाजें होती है और ये मुर्दों की आवाजें ही हो सकती हैं। क्योंकि व्हाइट टाइगर उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो, तुम्हें जरा आराम से बात करनी चाहिए, क्योंकि जोर से बोलोगी तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ जाएंगे। तुम्हारा ज़ाओ भाई उन दोनों की बातें सुनने के बाद हैरान हो रहा था। फिर साथ ही वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता, जरा देखो तो वहाँ पर कितना प्यारा पंछी है, लोग ऐसी किसी चीज से डरे हो, यहाँ पर इस जंगल में कोई भी मॉन्स्टर जैसी चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो बहुत ही प्यारे प्यारे पंछी हैं। तो सभी लोग भी कहते हैं, हाँ दिखाओ कहाँ पर है वो पंछी। तो वो सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सामने एक डाली के ऊपर एक पंछी बैठा होता है, जो कि बिल्कुल चांद के सामने होता है, बहुत ही प्यारा चमक रहा होता है। आर्याना उस पंछी को देखने के बाद कहती है, ये पंछी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह के डरावने जंगल में इतना प्यारा पंछी भी हो सकता है, ये किस किस्म का पंछी है? जबकि व्हाइट टाइगर उसे कहता है, मैं भी इस तरह के पंछी को पहली बार देख रहा हूँ, हालांकि मैं एक मॉन्स्टर और मॉन्स्टर वाले जंगल में रह चुका हूँ। इसके साथ ही वो पंछी उनकी तरफ अपना चेहरा घुमाता है, जैसे ही वो अपना चेहरा घुमाता है तो उसकी दूसरी साइड जो होती है वो मॉन्स्टर वाली होती है, यानी बहुत ज्यादा डरावनी होती है। ये देखने के बाद व्हाइट टाइगर और आर्याना दोनों एक जोरदार चीख मारते हैं। ऐसे वो दोनों एक जोरदार चीख मारते हैं तो वहाँ पर से बहुत सारे चमगादड़ और बहुत सारे ऐसे पंछी होते हैं जो कि ऊपर बैठा था, वैसे पंछी उनके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ उतरते हैं। जबकि हमारा ज़ाओ भाई तो इन सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता, देखो तो जरा जहाँ पर कितने सारे क्यूट पंछी हैं, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा क्यूट हैं। जबकि आर्याना से कहती है, तुम्हें ये किस एंगल से क्यूट लग रहे हैं? तो आर्याना बेचारी बहुत ज्यादा डरी होती है, वो अपने कानों पे हाथ रखते हुए साथ ही चिल्ला रही होती है और उसे कहती है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था कि मैं मेन रोड से चलना चाहिए, तुम लोगों ने शॉर्टकट लिया, अब देखो तुम्हारे शॉर्टकट की भैंस हो रही है। जबकि व्हाइट टाइगर उनसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना जो मैं तुम लोगों को यहाँ पर इस शॉर्टकट के ऊपर लेकर आ गया। और साथ ही वो सोच रहा था, अब जल्दी से ड्रैगन गॉड यहाँ से निकल आए, ड्रैगन गॉड कहीं मुझे भी इन लोगों के साथ ही न समझ ले और मुझे भी इन लोगों के साथ ही न मार डाले। हमारा ज़ाओ भाई आर्याना से कहता, आर्याना तो क्या तुम्हें जंगल पसंद नहीं है? तो वो से कहती है, हाँ मुझे पसंद है, जंगल मुझे पसंद है, लेकिन जंगल के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी अब यहाँ पर इस बात का क्या ही मतलब रह गया है, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी कह लूँ, क्योंकि इस बात से फर्क तो नहीं पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। हमारा ज़ाओ भाई अपनी तलवार के ऊपर हाथ डालता है, तलवार को निकालता है और सामने की तरफ अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें ये मुझे बात पहले बतानी चाहिए थी कि तुम्हें जंगल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें जंगल पसंद नहीं है तो हम लोग अपने रास्ते से जंगल को क्लियर कर देते हैं। वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, उसकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उसकी स्ट्राइक के सामने की तरफ जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक सारे का सारा जंगल जो होता है वो एक मैदान बन जाता है। सामने का सारा जंगल उसकी स्ट्राइक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखकर आर्याना और व्हाइट टाइगर दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो पूरे जंगल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। ज़ाओ भाई उनसे कहता है, जबकि हमारे आसपास कोई भी जंगल नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सामने की तरफ चलना। व्हाइट टाइगर वहाँ पर सोच रहा था कि हमारा जो फॉरबिडन जंगल था ये पिछले कई 100 सालों से यहाँ
यहाँ पर था बल्कि कई हजार सालों से यहाँ पर है। कोई भी यहाँ पर आने से डरता था, लेकिन इस लड़के ने सिर्फ एक ही अटैक से हमारे आधे जंगल को बर्बाद कर दिया। तो हमारा ज़ाओ भाई साइड की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम लोग चाहो तो मैं साइड के ऊपर से भी जंगल को क्लियर कर सकता हूँ। साइड के ऊपर भी स्ट्राइक लगाने लगता है तो व्हाइट टाइगर भागता हुआ सामने आ जाता है और कहता है रुको रुको बॉस, ऐसा मत करो। इसी के साथ ही उन लोगों के आसपास काफी सारी पिंक कलर की, वायलेंट कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। ये लोग उसको महसूस करते हैं और कहते हैं ये क्या, अचानक से यहाँ पर इतनी सारी हवा कहाँ से आ गई और साथ ही ये पिंक कलर की एनर्जी कहाँ से आ रही है। देखते ही देखते उनके सामने ऊपर आसमान के ऊपर बड़े से चांद के सामने एनर्जी कम्युलेट हो रही होती है। वो सारी एनर्जी एक जगह के ऊपर इकट्ठी होती है। तो आरियाना उसकी तरफ देखती है और कहती है ज़ाओ भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। वो देखो तो सही, सारी एनर्जी एक ही जगह के ऊपर इकट्ठी हो रही है। जबकि हमारा व्हाइट टाइगर इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे तो पता है कि यहाँ पर क्या निकलने वाला है। वो कहता है लगता है कि हमारा बीस्ट गॉड आने वाला है। तो वहाँ पर ऊपर जो एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है उस एनर्जी के अंदर से एक डीमन निकलता है। वो डीमन कहता है कि तुम सभी बच्चे आए कहाँ से हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे फॉरबिडन जंगल को इस तरह बर्बाद करने की। वैसे किसने हमारे फॉरबिडन जंगल के ऊपर अटैक करके उसको बर्बाद किया है। जबकि हमारा ज़ाओ भाई उसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि ये भी एक पंछी है और ये क्यूट पंछी है लेकिन साइज में काफी बड़ा है। आरियाना उसे कहती है मुझे लगता है कि ये लेजेंडरी एंशिएंट बीस्ट गॉड होगा। मैंने सुना था कि एंशिएंट लेजेंडरी बीस्ट गॉड वो एक ड्रैगन गॉड है और इतना पावरफुल है कि सभी लोग फॉरबिडन जंगल में आने से भी डरते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस ड्रैगन गॉड की वजह से। तो इनके सामने जो बड़ा सा मॉन्स्टर निकला है वो ड्रैगन गॉड नहीं है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक काम सा डेविल मॉन्स्टर है। तो वो अपनी तलवार को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करते हुए कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो तुमने यहाँ पर एक गार्ड को साइकुलेशन में बैठे हुए उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसके जंगल को बर्बाद कर दिया, तुमको मरना होगा। तो वो सामने की तरफ तलवार को घुमाते हुए एक स्ट्राइक लगाता है। उसकी तलवार की स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। स्ट्राइक जो होती है ग्राउंड के ऊपर पड़ती है, लेकिन हमारा ज़ाओ भाई वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि वो स्ट्राइक ग्राउंड के ऊपर पड़ती है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। हमारे ज़ाओ भाई ने अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक किया होता है। तो ज़ाओ भाई कहता है तुम्हारा अपना साइज और साथ में तुम्हारी तलवार का साइज बहुत ही बड़ा है, लेकिन तुम्हारी तलवार के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम है। इतनी स्ट्रेंथ के साथ तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगता है कि आज तुमने खाना नहीं खाया। क्योंकि उस अटैक की वजह से हमारा ज़ाओ भाई आरियाना को तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन व्हाइट टाइगर पीछे की तरफ गिर जाता है। व्हाइट टाइगर चिल्लाकर कह रहा होता है प्लीज लॉर्ड बीस्ट इसको हरा दे। बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डेविल मॉन्स्टर गुस्सा होने के बाद फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ काफी सारे स्ट्राइक्स लगाता है। इस बार जो स्ट्राइक्स होती है ऊपर से नीचे की तरफ गिरी होती है ब्लेड्स की तरह। कि हमारा ज़ाओ भाई वहाँ पर नीचे एक शील्ड बनाकर खड़ा होता है। हमारा ज़ाओ भाई उस बड़े से डेविल मॉन्स्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। 10 तक गिनती खत्म होने के बाद अगर तू मेरे पर कोई पावरफुल अटैक नहीं यूज करते तो उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और साथ ही वो काउंटिंग को स्टार्ट करता है। वो 10 से पीछे की तरफ आ रहा होता है। हमारा ज़ाओ भाई जब 5 पर पहुंचता है तो उसके साथ ही वो अपनी तलवार को उठाता है, सामने की स्ट्राइक करते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे 5 से नीचे तक गिनती गिनना बिल्कुल फजूल होगा। अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ होती तो तुमने अभी तक उसको यूज कर लिया होता, तुमने अभी तक अपने स्ट्रॉन्ग मूव को यूज कर लिया होता। साथ ही हमारा ज़ाओ भाई अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। उसके सामने डेविल मॉन्स्टर होता है। वो सारी एनर्जी जो होती है डेविल मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ती है। वो एक एनर्जी बीम की तरह आगे गुजर जाती है डेविल मॉन्स्टर की बॉडी को आर पार करते हुए। इसी के साथ ही वो डेविल मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहीं पर हमारे बाकी के चारों सेक्रेट बीस्ट को भी दिखाते हैं जो कि उसी जंगल की तरफ आगे बढ़े होते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर जाकर देखना है। उन्हें लगा था कि उनका जो एंसेस्ट्रल गॉड है, ड्रैगन गॉड है, वो इस लड़के को मार डालेगा और इनका बदला पूरा हो जाएगा। तो लिपर्ड उसे कहता है बॉस व्हाइट टाइगर को वहां पर भेजना एक गलती थी। सांप उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है क्योंकि अगर हमारे ड्रैगन गॉड ने उसको मार भी दिया तो फिर वो बाकी का गुस्सा हमारे पे उतारेंगे कि हमने उस लड़के को वहां पर भेजा ही क्यों। तो ब्लैक ड्रैगन बॉस उन लोगों से कहता है कि हम लोग अपने गार्ड को खुश करने के लिए और भी ज्यादा ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं जिससे वो खुश हो जाएगा, लेकिन हम लोग उस लड़के से निमटना चाहते हैं क्योंकि उस लड़के की वजह से हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उस लड़के को मरवाने के लिए अगर गार्ड को यूज भी किया जा रहा है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो ये सभी अभी चलते हुए जा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ दिखाते हैं उनके पीछे से फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो ये सभी लोग रुक जाते हैं, एक चौंक जाते हैं और पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं सारी एनर्जी तो फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर से निकल रही है। तो वहाँ पर बाद में जाकर चेक करने वाले थे, लेकिन ये सारी एनर्जी वहाँ से कैसे निकल रही है। तो ब्लैक लिपर्ड उन लोगों से कहता है मुझे लगता है कि उस लड़के ने पावर को यूज किया है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने इस पावर को यूज किया था तो मैंने ऐसी फ्लक्चुएशंस को महसूस किया था। क्योंकि जो ब्लैक ड्रैगन बॉस होता है वो ये देखकर बहुत सा बेचारा घबरा जाता है। उसे समझ आ जाती है कि वहाँ पर क्या हुआ है कि उनका एंसेस्ट्रल गार्ड भी मर चुका है। इसी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे ज़ाओ भाई ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अपने एक ही अटैक के साथ उसने उस डेविल मॉन्स्टर को मार दिया है। ज़ाओ भाई कहता है मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर हो तो कम से कम तुम 1-2 राउंड तक तो रुकोगे, लेकिन तुम तो सिर्फ एक ही अटैक में मारे गए। तो मतलब यह कि तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बस तुम्हारा साइज ही बड़ा था। जबकि आरियाना भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रही क्या ये वाकई में एक एंशिएंट बीस्ट गॉड था। मुझे तो लगा था कि ड्रैगन गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ये तो तुम्हारे सिर्फ एक ही अटैक से मर गया और इसकी तो यहाँ पर लाश भी नहीं बची, यानी कि ये हाथ में बदल गया। ऐसे इतनी आसानी से मर कैसे गया। तो हमारा ज़ाओ भाई अपने आसपास देखता है, अपने व्हाइट टाइगर को ढूंढ रहा था। इसका जो व्हाइट टाइगर यानी किटी होता है वो भागकर जा रहा था। हमारा ज़ाओ भाई कहता है किटी तुम कहाँ पर जा रहे हो। बेचारे के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता, वो वापस भागता हुआ हमारे ज़ाओ भाई के पास आ जाता है और उसे कहता है मैं बहुत ज्यादा डर गया था इसलिए मैं छुपने के लिए जा रहा था। साथ ही व्हाइट
व्हाइट टाइगर अंदर से सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि अभी मैं यहाँ से भागकर चला जाऊंगा, लगता नहीं है कि अब मुझे ये भागने देगा क्योंकि इसकी नजर चारों तरफ है। तीनों भी यहीं पर खड़े होते हैं। किसी वक्त इन्हें आवाज आती है। इन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे जंगल में इस जंगल को तबाह कर दिया और साथ ही मॉन्स्टर गार्डियन को भी मार दिया है। वो जहाँ पर खड़े होते हैं उसके नीचे एक सर्कल में पोर्टल ओपन होता है और वो सभी लोग उस पोर्टल के अंदर गिर जाते हैं और बंदा जो उनसे बात कर रहा था वो उनसे कहता है कि तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये सभी लोग ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरते हैं तो वहाँ पर नीचे की तरफ गिरते हुए सभी लोग कहते हैं कि अचानक से नीचे गड्ढा कहाँ से बन गया और हम सभी लोग नीचे कहाँ पर जा रहे हैं। तो व्हाइट टाइगर कह रहा होता है लॉर्ड एंसेस्टर तुम मुझे यहाँ पर साथ में क्यों घसीट कर लेकर जा रहे हो क्योंकि मैं इनके साथ नहीं हूँ। लेकिन वो सभी लोग चीते चलाते हुए वहाँ पर नीचे की तरफ गिरते हैं। जब वो लोग वहाँ पर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो एक दूसरे राम में चले जाते हैं। इसके नीचे एक और पोर्टल होता है जो कि एक दूसरी राम के साथ जुड़ा होता है। तो ये सभी लोग ग्राउंड के ऊपर राम से करके गिरते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पर गिरते हैं और उठते हैं सामने की तरफ देखते हैं तो वो एक बैटलफील्ड होती है। नीचे गिरने से पहले आर्याना अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने आप को नीचे गिरने से बचाती है, जबकि टाइगर और हमारा ज़ाबाई दोनों ग्राउंड के ऊपर आराम से गिरते हैं। आर्याना उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मेरी मैजिक पावर सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने आप को बचा सकूं। मेरा ज़ाबाई उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, बस मैं इस बात से हैरान हूँ कि मैं काफी ऊंचाई से नीचे गिरा हूँ, यानी कि हम लोग काफी देर तक गिरते रहे हैं। वहाँ पर अपनी होश संभालने के बाद जब ये लोग उठकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा ज़ाबाई देखने के बाद काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती है। वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी और उसके साथ साथ काफी सारी तलवारें भी पड़ी होती है। देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये एक बैटलफील्ड थी, यानी किसी ने यहाँ पर फायर किया। तो हमारा ज़ाबाई कहता है ये जगह है क्या। तो ये तीनों उठ के आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। आर्याना उन्हें इसके बारे में बता रही होती है। आर्याना कहती है मुझे पता है ये क्या है, ये एंशिएंट बैटलफील्ड है। इसके बारे में एक बुक के अंदर पढ़ा था, उस बुक के अंदर लिखा था कि आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर इस बैटलफील्ड के ऊपर मैजिकल बीस्ट ने आपस में फाइट की थी, जहाँ पर एक तरफ से डेमन बीस्ट थे जबकि दूसरी तरफ से एनिमल गार्ड्स थे। उन लोगों ने आपस में फाइट की थी। लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पर उन डीमंस और गार्ड्स ने आपस में फाइट की थी। तुम्हारा ज़ाबाई उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि हमें यहाँ पर भेजने का मकसद क्या था। उसने हमें सबक सिखाने के लिए कहा था। वहाँ पर जो भी बंदा था जिसकी आवाज आई थी उसने कहा कि तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन हमें बैटलफील्ड के ऊपर क्यों भेजा गया है। आर्याना उनसे कहती है मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा क्योंकि ये वाली जगह उस जंगल से ज्यादा खतरनाक लग रही है कि यहाँ पर सामने में कोई भी डेंजर दिखाई नहीं दे रहा। ज़ाबाई उसे कहता है हम लोग जिस रास्ते से नीचे की तरफ गिरे थे वो तो एक पोर्टल की तरह था और वो गायब हो चुका है, हम लोग उससे वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि मैं अपनी एनर्जी के साथ ऊपर अटैक करता हूँ, हो सकता है कि मैं ऊपर अटैक करके एक होल बना सकूं और हम लोग उससे चढ़कर ऊपर चले जाएंगे। व्हाइट टाइगर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर एक होल बनाने वाले हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम ऊपर वाली दीवार के ऊपर अटैक करोगे और वहाँ पर एक होल हो जाएगा और हम लोग ऊपर निकल जाएंगे। ज़ाबाई उसे कहता है मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। इसी के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, ऊपर वाली दीवार के ऊपर अटैक करता है। ऊपर वाली दीवार के ऊपर अटैक होने के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। देखकर मेरा ज़ाबाई भी काफी हैरान होता है और कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी यहाँ पर इस दीवार को नहीं तोड़ पा रहा, यानी इसके अंदर एक होल भी नहीं बना पा रहा। तो कोई बहुत ही पावरफुल दीवार लगती है। यहाँ पर तो बहुत सारे बैरियर्स के साथ इस दीवार को प्रोटेक्ट किया गया है, इसका मतलब यह है कि हमें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आर्याना से कहते हैं तो फिर हम सभी लोगों का क्या होगा क्योंकि एक बैरियर है जिसको तुम भी तोड़ नहीं पा रहे, तो हम सभी लोग क्या यहीं पर मरने वाले हैं। और हमारे किटी को भी दिखाते हैं वो वहाँ पर लॉर्ड ड्रैगन गार्ड को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता होता है कि ड्रैगन गार्ड यहीं कहीं पर होगा। ड्रैगन गार्ड ने उन्हें यहाँ पर भेजा है। ज़ाबाई उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों प्लीज जाकर किसी जगह के ऊपर छुप जाओ, मैं यहाँ पर अपनी फुल फोर्स के साथ ट्राई करने वाला हूँ, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करूंगा। जैसे हमारा ज़ाबाई वहाँ पर अटैक करने लगता है, आर्याना चिल्लाकर उसे कहती है अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे क्या है। तुम्हारा ज़ाबाई पीछे की तरफ घूमता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा कंकाल पड़ा होता है, ड्रैगन का बड़ा सा कंकाल, वो उठकर खड़ा हो जाता है। ज़ाबाई भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या, ये तो एक मरा हुआ कंकाल था और ये कंकाल उठकर खड़ा कैसे हो गया। है कि यहाँ पर अनडेड स्पिरिट है। आर्याना इसकी बात सुनने के बाद कहती है इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक स्केलेटन है जो कि अनडेड है और साथ में एक अनडेड स्पिरिट भी है। ऐसा सुनिए कि यहाँ पर जो चीज है वो कोई इवल गॉड नहीं बल्कि वो एक ड्रैगन गॉड है। ड्रैगन गॉड के बारे में मैंने पढ़ा था, वो 10,000 साल पहले बैटलफील्ड के ऊपर खो गया था। उसके बाद किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना कि वो कहाँ पर चला गया। लगता है कि इसी जगह के ऊपर वो ड्रैगन गॉड को ट्रैप किया गया। ड्रैगन गॉड यहाँ पर है, वो हमें सभी लोगों का मार डालेगा। क्योंकि व्हाइट टाइगर वहाँ पर अभी भी कह रहा होता है कि ड्रैगन गॉड कहाँ पर हो, प्लीज इस टाइगर को बचा लो। ज़ाबाई और स्केलेटन आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्केलेटन होता है वो अपने पंजे के साथ ज़ाबाई के ऊपर अटैक करता है, जबकि ज़ाबाई जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है। पीछे हटने के साथ ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से डार्क एनर्जी के साथ हमारे ज़ाबाई के ऊपर अटैक करता है। हमारा ज़ाबाई इस एनर्जी के बिल्कुल सामने होता है, जबकि दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर और आर्याना दोनों जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं, ये तो ड्रैगन्स की ब्रेथ बॉम्ब है, हम लोग इसके साथ हिट हुए तो हम लोग जल जाएंगे। तो वो दोनों जाकर पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, जबकि वो जो ब्रेथ होती है वो हमारे ज़ाबाई के ऊपर गिरती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, बहुत सारी आग निकलती है। आर्याना ने दूर खड़े होकर अपने सामने एक शील्ड बनाई होती है, वो व्हाइट टाइगर अपने आप को शील्ड के साथ बचा रही होती है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, साथ ही फायर भी बहुत ज्यादा होती है। देर के बाद दिखाते हैं कि प्रेशर भी खत्म हो जाता है और फायर भी खत्म हो जाती है। आर्याना सामने की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। तो उनके सामने काफी दूर तक थोड़ी बहुत आग होती है, तो वो आग की तरफ ही देख रहे होते हैं। इसी के साथ ही उन्हें उस आग के अंदर से उस बड़े से स्केलेटन ड्रैगन का साथ दिखाई देता है और सर चमक रहा होता है। ये देखने के बाद व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, चिल्लाकर कहता है फाइनली हम लोग ने बदला ले लिया और जोर
जोर से हंस रहा होता है और खुश हो रहा होता है। और आर्याना उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा खुश क्यों हो गए किटी, तुम्हें अचानक से क्या हो गया। और किटी तो वहाँ पर लॉन्ग लिव द ड्रैगन कह रहा होता है, वो लॉन्ग लिव द ड्रैगन किंग कह रहा होता है। इसी के साथ ही जैसी वहाँ पर सामने से आग शांत हो जाती है, आग शांत होने के बाद दिखाते हैं कि वो बड़ा सा स्केलेटन का सर जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। हमारा सांप भाई उस सर के ऊपर खड़ा होता है और उसे कहता है किटी तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। इसके साथ ही बेचारे हमारे किटी की बैंड बज जाती है। किटी कहता है ये कैसे हुआ, इसने ड्रैगन गॉड को भी हरा दिया। सांप भाई जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है और हरियाणा से कहता है हरियाणा क्या हुआ, मेरी किटी के साथ क्या हुआ, क्या ये जख्मी हो गया है, क्या तुमने इसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया था। हरियाणा से कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि इसे कोई दिमागी झटका लगा है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। जब ये उठेगा उसके बाद हम लोग इससे पूछ सकते हैं, लेकिन उठने के बाद ये ठीक हो जाएगा। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से असली ड्रैगन गॉड की आवाज आती है। ड्रैगन गॉड कहता है तुम्हारी एज काफी ज्यादा कम है, लेकिन इतनी ज्यादा कम एज होने के बावजूद भी पावर्स बहुत ज्यादा है, इतनी सारी स्ट्रेंथ के साथ इसी वजह से तुम मेरे फॉरबिडन जंगल में आकर फॉरबिडन जंगल को बर्बाद कर रहे थे। तो वो बुढ़ा ड्रैगन गॉड हमारे सांप भाई से कहता है तुमने तो यहाँ तक मेरे उस बड़े से पेट स्केलेटन ड्रैगन को भी बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि तुम वाकई में इस लायक हो, ये बुढ़ा ड्रैगन गॉड तुमसे मिलने के लिए बाहर आए। ठीक है मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो उनके सामने पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी एक्यूमुलेट होती है और उस एनर्जी के साथ वहाँ पर ड्रैगन गॉड निकलेगा। इसके साथ ही हमारा किटी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, बहुत ही खुश होता है और कहता है ड्रैगन सामा, ड्रैगन गॉड सामा, प्लीज जल्दी से यहाँ पर आए और इस लड़के को मार डालें। कि हमारी आर्याना से कहती है ये क्या, तुम तो यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, तुम फिर से उठकर क्यों खड़े हो गए हो। हमारा सांप भाई सामने की तरफ देखता और कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। सामने जो पोर्टल ओपन हो रहा था उस पोर्टल के अंदर से एक बुढ़ा मास्टर बाहर निकलता है, उसके सिंग भी होती है, यानी कि ये ड्रैगन गॉड होता है। तो बाहर निकलने के बाद उसे कहता है तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि तुम फिलहाल के लिए मुझे ये कह सकते हो कि मैं ड्रैगन गॉड हूँ। ऐसी वो अपना नाम बताता है। इसी के साथ हमारा सांप भाई अपना सर उसके सामने झुकाते हुए उसे कहता है हेलो एल्डर ड्रैगन गॉड, प्लीज हमें माफ कर देना, हम लोग तो बस यहाँ से गुजर कर जा रहे थे, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग आपसे माफी चाहते हैं। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने मास्टर को ढूंढने के लिए जाना है, प्लीज हमारी हेल्प कर दें। जबकि आर्याना सोच रही होती है कि इसको अचानक से क्या हो गया, ये मास्टर के सामने इस तरह रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। ड्रैगन गॉड से कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ से बाहर निकल कर जाना चाहते हो, ये वैसे भी ज्यादा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 10,000 साल से यहाँ पर ट्रैप हूँ, पिछले 10,000 साल से मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ और बहुत ज्यादा बोध भी हो चुका हूँ। फाइनली मुझे यहाँ पर कोई ऐसा ओपोनेंट मिला है जिसके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ। 10,000 साल पहले जब मैं बाहर हुआ करता था तब मैं फाइटिंग का बहुत बड़ा शौकीन था, अब मुझे तुमसे फाइट करनी है। तुम जाने से पहले यहाँ पर थोड़ी देर मेरे साथ खेल सकते हो, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए फाइट कर सकते हो। मैंने सांप भाई उसकी बात सुनने के बाद बहुत ही सिंपल सा जवाब देता है। वो से कहता है तो इसका मतलब यह है कि पिछले 10,000 साल से तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर फंसे हुए और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि यहाँ से निकलना कैसे है। ऊपर से तुम मुझे ये कह रहे हो कि यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा आसान है। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग वहीं पर एक सेकंड के लिए खामोश हो जाते हैं। साथ ही ड्रैगन गॉड अपने पास से अपनी तलवार निकालते हैं और उसे कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर एक तलवार को यूज कर रहे हो तो ये बुढ़ा आदमी भी यहाँ पर तलवार को यूज करेगा। ड्रैगन गॉड अपने पास से तलवार निकालते हैं और उसे कहते हैं मेरी इस तलवार को ग्रीन गैंग कहते हैं। ये तलवार उस मास्टर की हुआ करती थी जिस मास्टर को मैंने मार दिया था। वो मास्टर मेरे साथ फाइट करते हुए हार गया और उस फाइट के बाद ये वाली तलवार अब मेरे पास है। सांप भाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या हम लोग यहाँ पर अपनी तलवारों के नाम बता रहे हैं, चलो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें अपनी तलवार का नाम बताता हूँ। उसे कहता है मेरी तलवार का नाम लिटिल ब्लैक है। वाली तलवार कोई स्पेशल नहीं है बल्कि ये मुझे माउंटेन के नीचे से मिली थी। इसी के साथ ही ड्रैगन गॉड जो होते हैं वो अपनी तलवार को रेडी करते हैं हमारे ज़ाओ भाई के ऊपर अटैक करने के लिए। वो बड़ी फोर्स के साथ अपनी तलवार को हमारे ज़ाओ भाई के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं चलो रेडी हो जाओ मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए। हमारा ज़ाओ भाई उसकी तलवार के सामने बिल्कुल खड़ा होता है। इसी के साथ ही वो अपनी लिटिल ब्लैक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में ग्रीन गैंग टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो ड्रैगन गॉड ये देखने के बाद कहता है बहुत ही अच्छे लड़के, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते जा रहे हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हमारा ज़ाओ भाई भी से कहता है कि बुड्ढे मास्टर अब जबकि तुम मेरे साथ खेल नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा मजाक करने का हक तो है, तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलता हूँ और तुम्हें सारी की सारी फाइट में हरा देता हूँ तो बदले में तुम हमें बताओगे कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, तुम हमें एग्जिट के बारे में बताओगे। ड्रैगन गॉड आगे से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हंसते हुए से कहता है ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे हराना होगा। तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसी के साथ ही वो अपने पास से 4 एलिमेंटल स्वर्ड्स को बाहर निकालता है। वो चारों बहुत ही स्पेशल तलवार होती है जिनके अंदर चारों प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि अर्थ की, विंड की, फायर की, आइस यानी वाटर की, आइस यानी कि वाटर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वाली वो 4 तलवारें होती हैं। उनमें से एक थंडर स्वर्ड होती है। तो ड्रैगन गॉड से कहता है कि अब चलो देखते हैं कि तुम इन तलवारों को कैसे रोक पाते हो, क्योंकि ये 4 बहुत ही स्पेशल तलवारें हैं। तो उन चारों तलवारों को एक साथ हमारे ज़ाओ भाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे फेंक देता है। यहाँ पर जो भी नई चीजें निकलती हैं उनकी डिटेल हमारी आर्याना बताती है। तो यहाँ पर भी हमारी आर्याना ही इसकी डिटेल बताने वाली है। तो आर्याना कहती है कि मैंने जिस बुक को पढ़ा था उस बुक के अंदर ड्रैगन गॉड के बारे में ये लिखा हुआ था कि ड्रैगन गॉड एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन गॉड है, यहाँ तक कि वो जितने भी स्वर्ड मास्टर हैं, स्वर्ड सेंट, उन सभी का बहुत बड़ा दुश्मन है। ड्रैगन गॉड ने बहुत सारे तलवार बाजू को भी हराया है। बहुत सारे तलवार बाजू को हराने के बाद उनके पास उनकी तलवारें भी ड्रैगन गॉड ने ले ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके पास
पास 5 बहुत ही पावरफुल तलवारें होंगी, जिनमें से 4 तो थंडर एलिमेंट वाली यानी कि वो 4 स्पेशल एलिमेंट्स वाली तलवारें हैं। क्योंकि जो चारों स्पेशल प्रॉपर्टी वाली तलवारें हैं, जब तुम्हारा सामना इसके साथ होता है तो तुम्हें वहाँ पर काफी बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है। लगता नहीं है कि ज़ाओ भाई जहाँ पर इसके सामने टिक पाएगा। हमारी आर्याना वहाँ पर ये सोच रही होती है कि हमारे ज़ाओ भाई की लिटिल ब्लैक जो है यहाँ पर शैटर होने वाली है। तो लिटिल ब्लैक के साथ हमारा ज़ाओ भाई जब सामने के स्ट्राइक लगाता है तो सामने से फायर स्वॉर्ड उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तो फायर स्वॉर्ड के साथ उसकी तलवार टकराने के साथ ही फायर स्वॉर्ड वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसके साथ ही हमारा ज़ाओ भाई साइड के ऊपर फिर से तलवार को घुमाता है, थंडर स्वॉर्ड को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर साथ ही वहाँ पर आइस स्वॉर्ड होती है। आइस स्वॉर्ड लास्ट के ऊपर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। ज़ाओ भाई अपनी लिटिल ब्लैक को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ वो भी टूट जाती है। उन चारों तलवारों के टूटने के साथ ड्रैगन गार्ड के चेहरे के तासुरात कुछ ठीक नहीं होते। ड्रैगन गार्ड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये चारों होली स्वर्ड्स थी, चारों स्पेशल एलिमेंट वाली तलवारें थी और चारों तलवारों की मदद से भी मैं इस लड़के को नहीं हरा पाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के के पास जो तलवार है इसकी लिटिल ब्लैक यानी कि वो स्पेशल एट्रीब्यूट है, यानी कि डार्क एट्रीब्यूट है, और डार्क एट्रीब्यूट के खिलाफ ये चारों तलवारें तो बिल्कुल बेकार थी। ज़ाओ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, मुझे बस इतना बताया कि भाई लिटिल ब्लैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन गार्ड आगे से फिर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस जिंदगी में डार्क एलिमेंट वाली तुम्हारी इस तलवार को भी देख सकूंगा। ड्रैगन गार्ड अपने पास एक और तलवार निकालता और कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास जो तलवारों की कलेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट वाली तलवार की कमी थी, वो तुम्हारे पास है, यानी कि डार्क एट्रीब्यूट वाली तलवार की कमी थी। अब तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हारे पास डार्क एट्रीब्यूट वाली तलवार ले लूंगा और इस तरह मेरे पास जो एट्रीब्यूट वाली तलवारों की कलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ड्रैगन गार्ड के पास इस वक्त जो तलवार होती है वो डार्क एट्रीब्यूट का मेजर होता है, यानी कि वो लाइट स्वर्ड होती है। तो वो अपने पास से लाइट स्वर्ड बाहर निकालता है और कहता है मेरे पास लाइट स्वर्ड है, मुझे लगता है कि अब मेरे पास जो लाइट स्वर्ड है यही काफी रहेगी तुम्हारी इस डार्क स्वर्ड को हराने के लिए, क्योंकि हमेशा डार्कनेस को लाइट ही खत्म करती है और यहाँ पर मेरी ये लाइट स्वर्ड इतनी पावरफुल है कि तुम्हारी डार्कनेस को खत्म कर देगी। इस पर ड्रैगन गार्ड एक बहुत ही पावरफुल मूव को यूज करने लगा और कहता है चलो कंटिन्यू करते हैं, जबकि हमारी आर्याना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर लाइट सेबर को यूज कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि इसने अपने पास लाइट स्वर्ड को रखा ही क्यों हुआ है, क्योंकि लाइट स्वर्ड की मदद से हम लोग सिर्फ और सिर्फ डार्क स्वर्ड को ही रिस्ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर इसे डार्क स्वर्ड के साथ फाइट ही नहीं करनी थी तो पिछले कई हजार सालों से इसने अपने पास इसे रखा क्यों हुआ था। जबकि दूसरी तरफ से हमारा ज़ाओ भाई अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। एक तरफ से डार्क स्वर्ड होती है और दूसरी तरफ से लाइट स्वर्ड होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक स्ट्राइक लगाती हैं। तो ड्रैगन गार्ड अपनी लाइट स्वर्ड के साथ सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, जबकि हमारा ज़ाओ भाई अपनी तलवार को उसकी तलवार के साथ टकराता है। दोनों अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त लाइट एनर्जी निकलती है। लाइट एनर्जी निकलने के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है और बहुत सारी आग निकलती है। उसके बाद हमारा ज़ाओ भाई जंप करते पीछे की तरफ हटता, हटने के बाद कहता है बुड्ढे ग्रैंडपा तुम्हारी पावर्स तो वाकई में काफी ज्यादा है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। तो साथ ही ड्रैगन गार्ड की तरफ भी दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो हंसते हंसते उसे कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मैं कई हजार साल के बाद यहाँ पर इतनी पावरफुल बैटल का मजा ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करते करते एंड के ऊपर गिर जाओगे, क्योंकि तुम ही हारने वाले हो, क्योंकि मेरे पास लाइट स्वर्ड है। अपनी लाइट स्वर्ड की मदद से तुम्हें हराऊंगा। जबकि हमारा ज़ाओ भाई उसे कहता है अब जबकि तुमने यहाँ पर ये बात किया कि मुझे यहाँ पर एंड तक तुमसे फाइट करनी है, तो फिर ठीक है मैं तुमसे एंड तक फाइट करूंगा। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर जीतता है। ड्रैगन गार्ड उसे कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अगली बार भी फुल पावर को यूज करोगे। तो पूरा ड्रैगन गार्ड अपनी तलवार को जैसे सामने की तरफ करता है उसकी तलवार में क्रैक पड़ता है और उसका आगे वाला हिस्सा टूट जाता है। तलवार का टुकड़ा टूटने के बाद आगे से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। इसी के साथ ही बेचारे ड्रैगन गार्ड के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो गया, मेरी लाइट स्वॉर्ड इसके साथ क्या हुआ, ये टूट कैसे गई। साथ ही बेचारा रोना शुरू कर देता और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सुप्रीम लाइट स्वॉर्ड ये बाकी के सभी स्वर्ड्स की राजा थी, लेकिन इसने तुमने तो इस मेरी तलवार को भी तोड़ दिया। वो बेचारा अभी वहीं पर अपनी टूटी हुई तलवार का शौक ही मना रहा होता है कि हमारा ज़ाओ भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारे पास जो तलवार है जो कोई सुप्रीम होली स्वर्ड थी, ये तो एक बकवास स्वर्ड थी, यानी बहुत ही कमजोर स्वर्ड थी। और अपनी डार्क स्वर्ड के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। ड्रैगन गार्ड अपनी बची कुची तलवार के हैंडल को सामने की तरफ करते हुए उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही चलाकर उसे कह रहा होता है बस करो रुक जाओ, मुझे तुमसे और फाइट नहीं करनी, मुझे और फाइट नहीं करनी। दूसरी तरफ किटी को दिखाते हैं। किटी बड़ी जल्दी अपना पड़ला बदली कर लेता है। वो वहाँ पर चिल्ला कर कह रहा होता है, यानी कि मैं ज़ाओ भाई के लिए चीयर कर रहा होता है। आर्याना से कहती है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि तुम हो किसकी साइड के ऊपर, जो जीतने वाला है मेरे हाल में तुम उसकी साइड के ऊपर हो। तो हमारे ज़ाओ भाई के आखिरी अटैक की वजह से ड्रैगन गार्ड की जो बची कुची लाइट स्वर्ड होती है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसके टुकड़े टुकड़े होने के बाद ड्रैगन गार्ड बेचारा एक जोरदार चीख मारता और कहता है ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ बच्चे, तुमने मेरी बची हुई लाइट स्वर्ड को भी तोड़ दिया है। तुम्हारा ज़ाओ भाई फिर से अपनी तलवार को उठाता और कहता है प्लीज अपने पास से कुछ और तलवार निकालो, मुझसे फाइट करो, क्योंकि मुझे तुमसे फाइट करनी है। और उसके मुंह के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। वो तलवार चपटी वाली साइड उसके मुंह पर मारता है, जिससे बेचारा ड्रैगन गार्ड उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वो बेचारा एक जबरदस्त हिट लगती है, लगने के साथ पीछे वाली दीवार के जाकर टकराता है। जबकि हमारी आर्याना दूर खड़ी सोच रही होती है, लगता है कि ज़ाओ भाई की तलवार के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी रिस्ट्रेन भी काम नहीं
करती। इसकी तलवार तो बहुत ज्यादा स्कैरी है। और हमारे किटी को दिखाते हैं, यानी व्हाइट टाइगर को दिखाते हैं, वो बेचारा वहाँ पर रो रहा था और कहता है सॉरी मास्टर ड्रैगन गार्ड, मैं जहाँ पर आपका साथ नहीं दे सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी जान बचानी है। अगर मैं इस लड़के के खिलाफ जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकता। बुढ़ा ड्रैगन गार्ड पीछे जाकर जिस पत्थर के साथ टकराया था वो फिर से उठकर बैठता और अपने दांत चेक करने के बाद कहता है इस बेवकूफ बच्चे ने अपनी हिट के साथ मेरा दांत भी तोड़ दिया। इस बच्चे ने तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब मुझे अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। तो ड्रैगन गार्ड उठकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जबकि हमारा साहब भाई कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर फाइट को कंटिन्यू करने वाले हो। तो उसे कहता है ग्रैंडपा चलो फिर ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार अपने सबसे पावरफुल मूव को यूज करोगे। तो ड्रैगन गार्ड से कहता है हाँ मैं यहाँ पर अपने पावरफुल मूव को यूज करूंगा, क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे यूनिक और फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए मारूंगा। आरियाना चिल्लाकर उसे कहती है ड्रैगन गार्ड मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इस फॉरबिडन टेक्निक को यूज भी करोगे तभी वो इसके खिलाफ काम नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम यहाँ पर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि फॉरबिडन टेक्निक जो होती है वो खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। व्हाइट टाइगर उसे कहता है प्लीज ड्रैगन गार्ड ऐसा मत करे, क्योंकि दूसरी तरफ से ड्रैगन गार्ड तो फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है नहीं अब तुम सभी लोग मरोगे, अब मैं अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करूंगा। और वहाँ से जबरदस्त रोशनी भी निकल रही होती है। आरियाना कहती है क्या वाकई में हम लोग मरने वाले हैं। किटी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि हमारा साहब भाई उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पर वो फॉरबिडन टेक्निक से रोशनी निकल रही होती है। इन्हें लगता है कि शायद ऊपर से कोई टेक्निक निकलने वाली है। जैसे ये लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं इसी के साथ ही टेक्निक खत्म हो जाती है। आरियाना कहती है क्या कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ ही वो लोग जब नीचे की तरफ देखते हैं तो बुढ़ा ड्रैगन गार्ड बड़ी स्पीड से वहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पास और कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं बचा, तो इसी वजह से फिलहाल के लिए मैं रिट्रीट करने के लिए जा रहा हूँ। यानी कि मैं फिलहाल के लिए जाऊंगा और फिर तुमसे फाइट करने के लिए वापस आऊंगा जब मैं दोबारा से हेल्दी हो जाऊंगा, यानी दोबारा से अपने आप को ठीक कर लूंगा। वहाँ से भागकर चला जाता है। आरियाना कहती है मुझे तो इसने बहुत सा डरा दिया था, मुझे लगा कि यहाँ पर वाकई में फॉरबिडन टेक्निक को यूज करेगा। साहब भाई उसे कहता है कि मुझे लगा भी नहीं था कि वो यहाँ पर किसी टेक्निक को यूज करने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बहुत ज्यादा फनी था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। साहब भाई फिर से अपनी तलवार उठाता है और कहता है चलो मैं यहाँ पर कोशिश करके देखता हूँ। फिर से बैरियर के ऊपर अटैक करता, हो सकता है कि इस बार मैं दीवार को तोड़ दूं। इसी के साथ ही उनका जो व्हाइट टाइगर होता है तो वो दूर से चिल्लाकर उनसे कहता है मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर आओ, देखो मुझे एग्जिट मिल गया है। तो वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वाकई में किटी को एग्जिट मिल गया। तो पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर के पास एक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है एग्जिट, वहाँ पर नीचे का साइन भी होता है। उन दोनों से कहता है मास्टर आरियाना जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो एग्जिट है। दोनों वहाँ पर जाते हैं, जाकर उस बोर्ड को देखते हैं। तो आरियाना उनसे कहती है जरा गौर से देखो, मुझे तो लगता है कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि इसके ऊपर जो लिखाई हुई है वो तो अभी अभी बहुत ही ताजी है और यानी कि जिस इंक के साथ इसको लिखा गया है वो तो अभी सूखी भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक जाल है। हमारा साहब भाई आगे बढ़ता है और उस पत्थर को साइड के ऊपर हटा देता है और कहता है जाल हो या जो भी हो, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अंदर चल के देखना चाहिए, चाहे ये कितना ही सस्पिशियस क्यों ना हो, नीचे जाकर ही पता चलेगा, हो सकता है कि ये एग्जिट का रास्ता ही हो सकता है। आरियाना से कहती है क्या तुम इस बात से बिल्कुल भी नहीं डर रहे, हो सकता है कि ये एक और जाल हो। तो साहब भाई जल्दी से जंप करते हुए अंदर चला जाता है और कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई जाल हुआ तो और ज्यादा मजा आएगा। अब जबकि हम लोग यहाँ पर फंस ही चुके हैं तो क्यों ना जाल के अंदर जाकर मजा करें। वो जंप करते हुए अंदर चला जाता है, जबकि वो दोनों भी इसके साथ साथ जंप करते हुए नीचे चले जाते हैं। उनके नीचे चले जाने के बाद ड्रैगन गार्ड को दिखाते हैं जो कि अपने हाथ में पेंट का डब्बा पकड़कर खड़ा होता है और कहता है बेवकूफ बच्चे, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मैंने इनको बेवकूफ बना दिया। ड्रैगन गार्ड कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि वहाँ पर एग्जिट का रास्ता है, लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन है जिसको मैं पिछले 10,000 साल से ओपन नहीं कर पाया, और ये बच्चे इनको क्या लगता है कि ये लोग इसको ओपन कर पाएंगे, लोग भी हमेशा के लिए यहीं पर ही ट्रैप होने वाले हैं। यहीं से मैं नेक्स्ट नीचे का दिखाते हैं। नीचे वो तीनों पहुंचने के बाद अपने सामने देखते हैं, उनके सामने एक टैबलेट होता है, वहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन होती है। ये लोग कहते हैं लगता है कि यही उस बैरियर की आई होगी, यानी इस बड़ी सी फॉर्मेशन है, यानी ये पूरा सा राम जो है इसके अंदर से बाहर नहीं निकला जा सकता इस बैरियर को ओपन किए बिना। तो व्हाइट टाइगर को इस फॉर्मेशन के बारे में पता होता है। वो हमारे साहब भाई से कहता है मास्टर मुझे इस फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता है, मुझे पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी को इसके अंदर ऐड करना होगा, हम लोग अपनी इनर फोर्स को इसके अंदर डालेंगे और एक्टिवेट हो जाएगी। साहब भाई कहता अच्छा ठीक है फिर मैं इसको करता हूँ, जबकि व्हाइट टाइगर से कहता है नहीं मास्टर तुम्हें ये छोटा मोटा काम करने की क्या जरूरत है, मैं करता हूँ क्योंकि मेरे पास भी काफी फोर्स है और मैं भी एक होली बीस्ट हूँ। जल्दी से आगे बढ़ता है, जैसे वो फॉर्मेशन के ऊपर अपना पाँव रखता है एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट करता है, उसी के साथ उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के साथ उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। व्हाइट टाइगर बेचारा जोर जोर चलाना शुरू कर देता है और कहता है इसकी सक्शन पावर तो बहुत ज्यादा है, ये मुझे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही है। किटी जोर जोर चला रहा था, कहता है मास्टर मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। साहब भाई भी उसको बचाने के लिए जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि आरियाना उसे कहती है ये रे फॉर्मेशन इसकी बॉडी के अंदर से इसके इंटरनल फोर्स को अब्सॉर्ब कर रही है, अगर ये जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकलता तो मुझे लगता है ये फॉर्मेशन इसकी बॉडी के अंदर से इसकी सारी
सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसकी हड्डियां ही बचेंगी। हमारा ज़ॉम्बी भागता हुआ जाकर उसका बाजू पकड़कर खींच रहा था, जबकि किटी को एक तरफ से वो फॉर्मेशन खींच रही थी। किटी कहता है लगता है कि मेरे टुकड़े होने वाले हैं। ज़ॉम्बी जब उसको पीछे नहीं खींच पाता वो अपनी तलवार निकालता और कहता है मैं इस पिलर को ही काट देता हूँ, फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। आरियाना उसे कहती है नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम इसको नहीं काट सकते क्योंकि ये फॉर्मेशन का सेंटर है, अगर तुमने इसको काट दिया पता नहीं क्या हो जाएगा, हो सकता है कि हम लोग बाकी की सारी जिंदगी इसी जगह के ऊपर फंसे रह जाए, हम लोग जहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तुम्हें कुछ और करना होगा। तो आरियाना उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी को इस फॉर्मेशन के अंदर इन्फ्यूज करना होगा, तुम इसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज करो जो कि इस रे फॉर्मेशन के अंदर इसकी बॉडी से जाएगी। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी इस फॉर्मेशन को दे देते हो तो ये फॉर्मेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद हो सकता है कि हमें यहाँ पर एग्जिट का रास्ता भी मिल जाए। मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए बहुत सारी इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ड्रैगन गार्ड एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन गार्ड था, लेकिन इसके बावजूद उसके पास इतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं थी कि वो इस फॉर्मेशन को ओपन करके एग्जिट को ओपन कर सके। नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कर पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें कोशिश करके देखनी चाहिए। तुम्हारा ज़ॉम्बी उसे कहता है क्यों नहीं, मैं यहाँ पर कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी हो कि मैं इस रे फॉर्मेशन को ओपन कर सकूं। वो आगे बढ़ता और जाकर अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने लगा है। वो आरियाना से कहता है क्या बस ऐसा ही करना है, जो तो बहुत ज्यादा आसान है। आरियाना से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा आसान है, अगर इतना ही आसान होता तो ड्रैगन गार्ड यहाँ से कब का जा चुका होता। तुम्हारा ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए किटी की बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट करता है और उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर बिहार से कवर कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी तुम्हारी बॉडी में डालता हूँ, तुम इस एनर्जी को इस फॉर्मेशन के अंदर डाल दो। जैसे किटी की बॉडी के अंदर एनर्जी जाती है वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, किटी की आंखें भी चमकना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी सीधी फॉर्मेशन के अंदर जाती है क्योंकि फॉर्मेशन डायरेक्टली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। तो आरियाना उन दोनों से कहती है देखो देखो क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन चमक रही है, लगता है ये एक्टिवेट होने वाली है। तुम्हारा ज़ॉम्बी कहता है मुझे लगता है कि बस एक्टिवेट होने वाली है, चलो बस थोड़ी सी और एनर्जी को इम्प्यूट करना है। तो वो किटी की बॉडी में थोड़ी सी और एनर्जी को डालता है, तो वहाँ पर वो जबरदस्त जी जान लगा देते हैं। बहुत सारी एनर्जी जाने के बाद रे फॉर्मेशन एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। देर के बाद जब हमारा ज़ॉम्बी बहुत सारी एनर्जी उस रे फॉर्मेशन को दे देता है तो वो रे फॉर्मेशन गोल्डन कलर में चमकना शुरू कर देती है। हमारा ज़ॉम्बी कहता है तो फाइनली ये काम कर रही है। रे फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद किटी की जान भी बच जाती है। हमारा ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और कहता है मेरे किटी क्या तुम ठीक हो? किटी उसे कहता है हाँ मास्टर मैं ठीक हूँ, पर बताओ क्या मैंने अच्छा किया? ज़ॉम्बी से कहता हूँ तुमने बहुत ही अच्छा किया। इसी के साथ ही जैसे वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद उनके सामने एक इम्प्रिंट निकलता है उस मास्टर का जिस मास्टर ने रे फॉर्मेशन को बिछाया। जबकि यहीं पर ड्रैगन गार्ड को दिखाते हैं, वो बेचारा बाहर खड़ा रो रहा होता है और कहता है मैं पिछले 10,000 साल से यहाँ पर ट्रैप्ड हूँ, पिछले 10,000 साल से मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं रे फॉर्मेशन को ओपन कर सकता, लेकिन लगता है कि फाइनली मैं यहाँ पर इस ट्रैप से बाहर निकलने वाला हूँ। पर उनके सामने जो इम्प्रिंट होता है वो एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है। तो वो मैसेज वहाँ पर हंस रहा होता है और कहता है बुड्ढे ड्रैगन गार्ड, मुझे लगता है कि आज तुमने फाइनली कल्टीवेशन के उस लेवल को अचीव कर लिया कि तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा इंटरनल फोर्स को ऐड कर सको, इस फॉर्मेशन को ओपन कर सको। फाइनली तुमने ये कर ही लिया है। अब ये तो बताओ कि तुमने इसको कितने हजार साल के बाद ओपन किया है? 30,000 साल या फिर 50,000 साल के बाद तुमने इस ट्रैप को ओपन किया है, इस फॉर्मेशन को ओपन किया है। उम्मीद करता हूँ कितने हजार सालों के बाद तुम्हारा जो गुस्सा था वो शांत हो चुका होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ट्रैप किया था क्योंकि तुम एक बहुत ही गुस्से वाले ड्रैगन गार्ड थे और बाहर जाकर तुम दुनिया को तबाह करना चाहते थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम अपने सपने को भूल जाओगे, दुनिया को तबाह करने वाले। ज़ॉम्बी कहता है मुझे लगता है कि ये मैसेज जिस भी मास्टर ने इस फॉर्मेशन को बिछाया था उस मास्टर की तरफ से है। तो आरियाना कहती है मुझे लगता है कि यही वो मास्टर होगा जिसने ड्रैगन गार्ड को यहाँ पर ट्रैप किया हुआ है। ड्रैगन गार्ड के बारे में मुझे इतना तो पता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, ये तो एंशिएंट बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या वाकई में वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाह रहा था, जिसकी वजह से इस ग्रेट मास्टर ने उसको यहाँ पर ट्रैप कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मास्टर है कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे लगता है कि किसी डिवाइन लेवल का मास्टर होगा जिसने ड्रैगन गार्ड को यहाँ पर ट्रैप किया होगा। तो वो इम्प्रिंट वहाँ पर कहता है अब तुम्हें यहाँ पर बस आखिरी काम करना है, तुम्हें यहाँ पर पासवर्ड को ऊंची आवाज में कहना है। वो पासवर्ड है बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एग्जिट का पोर्टल ओपन होना बाकी है। इसके साथ ही वो उसे पासवर्ड बताता है। तो पासवर्ड होता है उसमें उसे ये कहना होता है कि पापा विलियम प्लीज टेक अ फ्लाइट टुगेदर। ये बात सुनने के बाद वो बेचारे तीनों ही वहाँ पर अपने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये बंदा क्या ये वाकई में सीरियस इंसान था, ये तो यहाँ पर मजाक कर रहा है। हमारा ज़ॉम्बी कहता है मुझे यहाँ पर ये कहने में बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है, किसी को पापा कहना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो मैं यहाँ पर ये कहने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर ये पासवर्ड कहता हूँ। इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, यानी ड्रैगन गार्ड वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर आने के बाद उनसे बात करने लगा है क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर जा सकते हो? अब यहाँ पर इसको ये कैसे बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये वाले पासवर्ड इसी के मुंह से कहलवाने वाले हैं। कह रहा होता है तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बुड्ढा मास्टर यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया,
बल्कि मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। तो वो उनसे कहता है मैं कैसे कहूँ, मैं तुमसे कैसे कह सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, क्या तुम मुझे यहाँ पर अपने साथ बाहर लेकर जा सकते हो? पिछले 10,000 साल से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मैं बाहर की रोशनी देखना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया कैसी है। अगर तुम मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी जो भी तुम मुझे कहोगे वो मैं करूंगा और साथ में हमेशा तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा। वो तीनों उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहे होते हैं कि ड्रैगन गार्ड को अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। फिर साथ ही वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर इवल स्माइल देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वो पासवर्ड इसके मुंह से गुलवाएंगे। इसी के साथ ही मेरा जाओ भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है बुड्ढे मास्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे दद्दू तुम यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि तुमने यहाँ पर 10,000 साल गुजारे और तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेले रहे हो। ऐसे भी मेरे मास्टर कहते हैं अगर तुम किसी मास्टर की पावर्स को जानना चाहते हो कि वो किस किस्म का इंसान है, तुम्हें उसके साथ फाइट करनी चाहिए। फाइटिंग के दौरान ही पता चलता है कि वो किस किस्म का इंसान है, उसका नेचर क्या है। आज से हम दोनों दोस्त हैं, बल्कि हम चारों दोस्त हैं, तो ठीक है हम लोग तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। तो ड्रैगन गार्ड से कहता है क्या वाकई में हम लोग दोस्त बन गए हैं? तुम्हारे साहब भाई से कहता है लेकिन हम लोग तुम्हारे पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकते हैं, तुम्हारी सिंसियरिटी को, क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो? हमें यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेना होगा, तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे, अगर तुमने टेस्ट को पास किया तभी तुम हमारे साथ बाहर जा सकते हो। तो ड्रैगन गार्ड से कहता है यंगस्टर तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं हर किस्म के टेस्ट को देने को तैयार हूँ, मैं टेस्ट को पास करूंगा, तुम मुझसे कुछ भी कह लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं वो टेस्ट देकर तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। आज यहाँ पर मुझे आग के ऊपर क्यों ना चलना पड़े या फिर मुझे पानी के अंदर गोता ही क्यों ना लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा। मैं साहब ही से कहता है ड्रैगन गार्ड ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आग के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है, ना ही पानी के अंदर जाने की जरूरत है, बस एक छोटा सा काम करना है। हम लोग यहाँ पर तुम्हें कुछ वर्ड्स बताएंगे, तुम्हें उन वर्ड्स को चिल्लाकर ऊंची आवाज में कहना होगा। इसी के साथ ही हमारा व्हाइट टाइगर और आरियाना दोनों एक पेपर के ऊपर उसके सामने लिख कर करते हैं कि तुम्हें ये कहना है पापा विलियम प्लीज टेक अ फ्लाइट टुगेदर। तो ड्रैगन गार्ड ये देखने के बाद एक जोरदार चीख मारता और कहता है ये क्या बकवास हो रही है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ विलियम ने किया है। मैं साहब से कहता है ड्रैगन गार्ड ये बहुत आसान है, यहाँ पर इज्जत की बात नहीं हो रही, तुम्हें बस इन अल्फाज को कहना है और इसी के साथ ही पोर्टल ओपन हो जाएगा और तुम यहाँ पर दिन की रोशनी दोबारा देख पाओगे, 10,000 साल के बाद तुम बाहर जा पाओगे। इसके साथ ड्रैगन गार्ड चिल्लाकर कहता है तुम बकवास बंद करो। फिर साथ ही वो कहता है तो क्या तुम्हें पता है उस कमीने ने जानबूझकर किया होगा? हाँ भाई उसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इस बात को नहीं कहने वाले, यानी कि तुम पोर्टल को ओपन करने में हमारी मदद नहीं करोगे। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। अपनी तलवार निकालता और उसे कहता है जाओ वापस चले जाओ, तुम वापस जाकर इसी जगह पर रहोगे, अगले 20-50 साल तक तुम यहीं पर रहने वाले, हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। पर तुम यहाँ पर मेरे पर चिल्ला कैसे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे शट अप कहने की? ड्रैगन गार्ड फिर से नरम हो जाता है और उसे कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर किसी और के ऊपर गुस्सा आ रहा था, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि ये बंदा जिसने भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बिछाया मैं उसको जानता हूँ। इसके साथ ही वो अपनी सारी कहानी सुनाता है। वो उससे कहता है ये बंदा जिसका नाम विलियम है, विलियम एक इंसानी मार्शल गार्ड था, वो एक तलवारबाज था, स्वर्ड गार्ड, वो बहुत ही पावरफुल था। मेरी उसके साथ फाइट हुई थी, मुझे रोकना चाहता था क्योंकि मैं इस दुनिया को तबाह करना चाहता था। मेरा मकसद ये था कि मैं सारे के सारे स्वर्ड सेंट को हराकर उनके पास उनकी तलवारें ले लूं। इसी के साथ ही मैं दुनिया को तबाह करता हुआ जा रहा था। उसके साथ मेरी फाइट हुई, हमारी फाइट 9 दिन और 9 रातों तक चली। इसी जगह के ऊपर हम लोगों ने फाइट की थी। 9 दिन और 9 रातों के बाद उसने फाइनली मुझे हरा दिया और हराने के बाद उसने मुझे यहाँ पर जगह के ऊपर सील कर दिया। यहाँ पर ये फॉर्मेशन बिछाई थी ताकि मैं अपनी इंटरनल फोर्स की मदद से इसको ओपन कर सकूं, लेकिन 10,000 साल गुजर चुके हैं लेकिन मैं इसको ओपन नहीं कर सका। मैं ऊपर से कुछ मॉन्स्टर्स को खींचकर नीचे लेकर आता था लेकिन उन सभी की एनर्जी इतनी नहीं थी कि उनमें से कोई भी इस फॉर्मेशन को ओपन कर सके। और फाइनली तुम यहाँ पर आए, तुम इस फॉर्मेशन को ओपन कर सकते हो। 1000 साल गुजर चुके हैं और जब बुढ़ा आदमी बहुत सालों की लोनलीनेस को बर्दाश्त किया है, मैं पिछले कई हजार साल से अकेला हूँ, मैं और ज्यादा अकेला नहीं रहना चाहता। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, यानी कि अकेलेपन की ठंड है, वजह से अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तुम इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। साहब भाई उसे कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करूंगा, तुम्हें यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है, बहादुर बनो और अल्फाज कह दो, क्योंकि अल्फाज के कहने से क्या फर्क पड़ता है, विलियम तो कब का मार चुका होगा, तुम्हें यहाँ पर उसे पापा कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साहब भाई वहाँ पर उसे दिलासे दे रहा होता है, साथ उसे मना रहा होता है, जबकि आरियाना कहती है मुझे लगता है कि ड्रैगन गार्ड ने यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्दाश्त किया है, पिछले कई सालों से वो यहाँ पर अकेला था। तो व्हाइट टाइगर उसे कहता हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके साथ ही ड्रैगन गार्ड कहता है तो मुझे यहाँ पर कहना ही पड़ेगा क्योंकि विलियम ने पिछले 10,000 से मुझे यहाँ पर ट्रैप किया था, 10,000 साल से, तो अब मैं यहाँ पर फाइनली वो अल्फाज कहता हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है विलियम अच्छा मैं क्या देता हूँ। ड्रैगन गार्ड कहता है आज से तकरीबन 10,000 साल पहले मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था क्योंकि उस वक्त मैं अपनी पीक पर था और मैं दूसरे सभी लोगों को हरा कर आगे बढ़ना जानता था और बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 10,000 साल में वो गुस्सा शांत हो चुका है और वो ड्रैगन गार्ड मर चुका है जो पिछले 10,000 साल पहले हुआ करता था। तो मुझे बस इस जगह के ऊपर से बाहर निकलना है, बाहर जाना और जाकर ठंडी हवा को महसूस करना है, सूरज की किरणों को महसूस करना है, अपने बालों को हवा लगते हुए महसूस करनी है, मुझे चेहरे के ऊपर ताजी हवा को महसूस करना है। उसके बाद मुझे एक ताजा सी लैम्प को पकड़ना है और उसकी चांप को खाना है। ड्रैगन गार्ड चिल्लाकर कहता है पापा विलियम प्लीज टेक अ फ्लाइट टुगेदर। जैसे ही वो चिल्लाकर कहता है फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। हमारा साहब उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है बस
बस बस बस बुड्ढे दद्दू अब और ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, ये एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया। इसके साथ ही वहाँ पर जबरदस्त बिजली गिरती है। बिजली गिरने के साथ ही उनके सामने पोर्टल ओपन होने वाला है। तुम्हारा साहब भाई ड्रैगन गार्ड का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो आप मेरे साथ बुड्ढे दद्दू, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ड्रैगन गार्ड कहता है क्या क्या वाकई में बाहर निकल सकता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे बाहर की खुशबू आ रही है। इसके साथ ही वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो ये लोग वहाँ पर उसी फॉरबिडन जंगल में बाहर निकलते हैं। ड्रैगन गार्ड बाहर निकल के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है, साथ ही वो रो रहा था और कहता तो फाइनली 10,000 साल के बाद मैं उस ट्रैप से बाहर आ गया। तो क्योंकि ये लोग घरे फॉर्मेशन को यूज करते हुए बाहर आए थे, जिसका प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से आरियाना भी बेहोश हो जाती है और व्हाइट टाइगर भी। तो हमारे साहब भाई ने व्हाइट टाइगर को पूंछ से पकड़ा था, आरियाना को उठाया था और कहता तुम लोग तो एक ट्रांसमिशन अरे की प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं कर सके। वो ड्रैगन गार्ड की तरफ आगे बढ़ता है। ड्रैगन गार्ड अपने पास से एक रिंग निकालता है और उसे कहता है यंगस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, तुमने मेरी जान बचाई, यानी कि तुमने मुझे यहाँ पर इस चीज के इस केव के अंदर से बाहर निकाला है। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए अपने पास से एक रिंग देना चाहता हूँ। ये एक स्टोरेज रिंग है, इसके अंदर बहुत सारा खजाना हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये मुझे वहीं पर एंशिएंट बैटलफील्ड के ऊपर मिला था, लगता है कि ये विलियम का हो। तुम्हारा साहब भाई उसके पास से स्टोरेज रिंग को ले लेता और कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मुझे इसकी जरूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर एक दोस्त की तरह मुझे गिफ्ट दिया तो मैं इसको रख लेता हूँ। तो उसी के साथ ही मेरा साहब भाई से बाय बोलने के बाद जंगल से आगे की तरफ चल पड़ता है। ड्रैगन गार्ड वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है ये लड़का एक बहुत ही जीनियस है और उतनी से उम्र में ये स्वॉर्ड गार्ड बन चुका है, इसका मतलब यह है कि इस लड़के का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, बहुत ही पावरफुल दुश्मन और बहुत ही पावरफुल लोग इसके आसपास घूमेंगे। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ये लड़का फ्यूचर में कितनी ज्यादा तरक्की करता है। असल में थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारा साहब भाई चलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तो हमारा व्हाइट टाइगर जो होता है वो भी होश में आ चुका था। आरियाना व्हाइट टाइगर के ऊपर होती है, आरियाना को सबसे लेट होश आती है, वो कहती है यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बाहर आ गए क्या। साहब भाई से सारी बात बताता है कि तुम दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो गए थे उस बड़ी टेलीपोर्शन अरे फॉर्मेशन जो एग्जिट था उससे निकलते वक्त। हमारा साहब भाई सेब खा रहा था, उसे कहता है क्या तुम एप्पल खाओगे, वो उसे कहता है नहीं मुझे एप्पल नहीं खानी, मुझे ये बताओ ड्रैगन गार्ड कहाँ पर चला गया। तो हमारा गाबे से कहता है बुड्ढे दद्दू ड्रैगन गार्ड को तो वहीं पर रुकना था, वो कहता है कि उन्हें माउंटेन के ऊपर ही रुकना है जंगल में, कि वो अपने आप को जंगल के हिसाब से डाल सके, क्योंकि वो 10,000 साल से दोबारा बाहर नहीं निकले थे इसी वजह से। ठीक है, साथ ही आरियाना को वहाँ पर मैजिक फ्लक्चुएशन महसूस होती है। आरियाना कहती है मुझे कुछ महसूस हो रहा है। इसी के साथ ही वहाँ पर उनके ऊपर अटैक होता है, वहाँ पर उन्हें स्मेल आती है। ये एक स्पेशल मैजिक होता है जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साहब इसको सूंघ रहा था, जबकि आरियाना उसे कहती है ये माउंटेन बैंडिट्स है, माउंटेन बैंडिट्स ने यहाँ पर स्मेल मैजिक को कास्ट किया है, चलो जल्दी से अपनी नाक बंद कर लो। इसके साथ ही वहाँ पर एक धमाका होता है, धमाका होने के साथ दिखाते हैं कि वहाँ पर काफी सारा धुआं हो जाता है। उस धुएं के साथ उसके अंदर जो स्मेल होती है वो पॉइजनस होती है, उसके साथ इन्हें बेहोश किया जाएगा। कहती है इसी के साथ हमारे कैरवान के ऊपर अटैक हुआ था इस स्लीपिंग स्मोक के साथ, जिसकी वजह से हम सभी लोग बेहोश हो गए थे। इसके अंदर सांस मत लेना वरना तुम बेहोश हो जाओगे। लेकिन जैसे वो साइड के ऊपर देखती है भाई और इसके साथ साथ व्हाइट टाइगर दोनों वहाँ पर बेहोश हो चुके होते हैं। वो कहती है क्या तुम किस किस्म के स्वॉर्ड गार्ड हो, तुम अपने आप को एक छोटे से स्लीपिंग मैजिक से नहीं बचा पाए। यहाँ पर हम लोग नाटक करती हूँ, वहीं पर बेहोश हो जाती है। आरियाना वहीं पर बेहोश हो जाती है और कहती है मैं भी यहाँ पर बेहोश हो रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये लोग इतनी जल्दी में नहीं होंगे कि यहाँ पर हम तीनों को मार डाले, हो सकता है कि तीनों को एक साथ ही लेकर जाए और उसके बाद हमारे बचने का कोई चांस हो। वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है, वहाँ पर बैंडिट्स को दिखाते हैं। बैंडिट्स कहते हैं तो फाइनली वो लड़की मिल गई है, जिस बंदे ने हमें इस लड़की को ढूंढने को कहा था वही लड़की है। लेकिन इसके साथ ये व्हाइट टाइगर क्या कर रहा है, व्हाइट टाइगर के साथ साथ एक लड़का भी जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। अब इस लड़के का क्या करेंगे, व्हाइट टाइगर का क्या करेंगे। दूसरे बैंडिट कहते हैं हो सकता है कि ये भी उसी कैरवान के हिस्सा हूँ जो कि वहाँ से भागे हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये लड़की चाहिए, हमें इस लड़की से मतलब है, बाकी लोगों का क्या करें। जबकि बैंडिट बॉस से कहता है हमें ये लड़का भी चाहिए होगा। इसके साथ साथ ये टाइगर का मीट काफी ज्यादा अच्छा होगा, आज रात हम लोग टाइगर पार्टी करेंगे, इसको भी पकड़ लो, टाइगर का मीट खाएंगे। इस लड़के को खेलने के लिए ले चलते हैं क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा चिकना लगता है, इस लौंडे के साथ मजे करेंगे। तो बैंडिट्स कहते हैं चलो फिर ठीक है, इन सभी को उठा लेते हैं। जबकि हमारी आरियाना सोच रही होती है ये सभी लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं कि उस बंदे ने पैसे दिए थे मुझे पकड़ने के लिए। आखिर कौन सा बंदा हो सकता है जो मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर पैसे देगा। और मुझे तो लगा था कि यहाँ पर हमारे कारवान के ऊपर, हमारे कारवान को लूटने के लिए इन्होंने अटैक किया है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही है, कोई बंदा है जो जानबूझकर ये सब कुछ करवा रहा है। तो नेक्स्ट सीन में बैंडिट्स के केव का दिखाया जाता है। बैंडिट्स इन तीनों को पकड़ने के बाद केव में ले आते हैं। तो यहाँ पर एक बैंडिट को दिखाते हैं जो पहरा दे रहा था, दूसरा बैंडिट उसके पास आता है और उसे कहता है चलो आओ खाना खा लो। तो वो उसे कहता है मैं यहाँ पर पहरा दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पर पहरा देना है, बॉस ने कहा था कि ध्यान से पहरा देना। दूसरा उसे कहता तो फिर ठीक है मैं तो खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ कर पहरा देते रहो। तो उसे कहता अच्छा अच्छा ठीक है रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आकर खाना खाता हूँ, उसके बाद आकर यहाँ पर रुकेंगे। तो वो दोनों बैंडिट्स वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद वहाँ पर जेल के अंदर आरियाना और ज़ाओबाई होते हैं। तो आरियाना क्योंकि पहली होश में होती है, वो ज़ाओबाई से कहती है ज़ाओबाई उठो उठो जल्दी करो, उठ जाओ, तुम अभी तक बेहोश कैसे हो सकते हो, तुम अभी तक उठे क्यों नहीं हो। कि वो बड़ी आराम से वहाँ पर सो रहा था और अभी तक उठा भी नहीं होता। आरियाना उसी के साथ कहती है इसको उठाने का एक तरीका है। तो वो कहती है मुझे तुम्हारा मास्टर मिल गया। जैसे वो सुनता है कि उसका मास्टर मिल गया, वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है, कहता है मास्टर मास्टर कहाँ पर हो। मास्टर के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है बस भी करो, मुझे तुम्हारा मास्टर नहीं मिला, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, हमें बैंडिट्स ने किडनैप कर लिया, इस वक्त हम लोग बैंडिट्स के कैद में हैं। अब भाई सारी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, माउंटेन बैंडिट्स ने हमें
नैप खा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। वो से कहता है मेरी ब्लैक स्वॉर्ड कहाँ पर है, मेरी लिटिल ब्लैक मेरे पास क्यों नहीं है और किटी भी यहाँ पर नहीं है, किटी कहाँ पर है। उसे कहती है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि बैंडिट्स ने हमें पकड़ा था, उस वक्त मैं भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। व्हाइट टाइगर को हमारे साथ नहीं रखा गया, किटी यहाँ पर नहीं और ना ही तुम्हारी ब्लैक लिटिल स्वॉर्ड वो भी अपने साथ ले गए हैं। तो भाई उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एनर्जी से तलवार बना लेता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर बंद करके रखने की, मैं अभी इस जेल को तोड़ता हूँ, यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या आर्याना से कहती है रुक जाओ ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मुझे लगता है कि इन बैंडिट्स के अटैक के पीछे कोई और वजह है, क्योंकि मेरे कारवान के ऊपर अटैक किया गया था। मुझे लगता है कि किसी ने इनको पैसे दिए हैं मुझे पकड़ने के लिए, कोई तो है जो कि हमारे बीच में है, जो गद्दार है, जो हमारे पैसे दे रहा है। मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत ही जल्दी से यहाँ पर सामने आने वाला है। अगर तुम अभी यहाँ पर सब कुछ करोगे तो मैं उस बंदे को नहीं देख पाऊंगी जो भी यहाँ पर सब कुछ करवा रहा है। तुम्हारा साहब उसकी बात सुनने के बाद कह रहा तुमने कहा कि तुम एक कारवान के साथ हुई, उसका मतलब यह है कि तुम इस जंगल में अकेली नहीं थी। वो से कहते हैं फाइनली शुक्र है तुमने मुझसे पूछा तो सही कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कैसे यहाँ तक पहुंची। उसे सारी स्टोरी बताती है और उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर जो नंबर 1 चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मिचेल कॉमर्स की तरफ से यहाँ पर आए थे। हम लोग कुछ माल डिलीवर करने के लिए कारवान के साथ आगे बढ़ रहे थे। हमें यहाँ पर इस माउंटेन रेंज को पार करना था, मैजिकल माउंटेन रेंज को पार करके हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक से हमारे पास माउंटेन बैंडिट्स ने अटैक कर दिया। माउंटेन बैंडिट को हमारे बारे में कैसे पता चला, ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। हमारा रूट जो था वो कॉन्फिडेंशियल था, हमारे अपने लोगों को, सिर्फ कारवान के लोगों को पता था कि हम लोग कौन से रूट से जाने वाले हैं। लोगों ने हमारे ऊपर स्लीपिंग स्मोक का इस्तेमाल किया था और हम सभी को बेहोश कर दिया। मेरे साथ मेरे अंकल ब्रूस्टर भी थे, अंकल ब्रूस्टर और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। बैंडिट्स ने उन सभी लोगों को मार दिया या फिर वो जिंदा हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। मैं वहाँ से भाग निकली थी। मुझे उस बंदे को ढूंढना है जिस बंदे ने भी हमारे पर अटैक करवाया, क्योंकि मुझे अपने अंकल ब्रूस्टर की मौत का बदला लेना और बाकी के सभी कारवान मेंबर का भी। उसे कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे, यहाँ पर थोड़ी देर शांत रहो। तुम्हारा साबु उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है चुप करो, यहाँ पर लगता है कोई आ रहा है, हमें यहाँ पर फिर से नाटक करना होगा। तुम्हारा साबु फिर से सो जाता है, वो भी वहीं पर लेट जाती है। जबकि वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने उनका बॉस भी वहाँ पर उनके साथ ही होता है। वो लोग कहते हैं देखो ये वही लड़की है। बैंडिट बंदा कहता है बॉस ये वही लड़की है जिसका अभी मैं कहा गया था, इस बार हम लोग बिल्कुल सही बंदे को पकड़ कर लाए हैं। बॉस उसे कहता है हाँ ठीक है ये वही लड़की है, ठीक है इस लड़की को उठाओ। बॉस उसे कहता है ठीक है इस लड़की को निकालो, क्योंकि वो बंदा यहाँ पर आ चुका है जिसने हमें पैसे दिए थे, वो इस लड़की को लेना चाहता है, तो इस लड़की को लेकर आ जाओ। तो वो बैंडिट जो होता है वो दरवाजा खोलता है, अंदर जाकर कहता है बॉस इस लड़की को तो आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस लड़के का क्या, ये चिकना लोंडा इसका क्या करेंगे। बॉस उसे कहता है हमारे लिए ये बिल्कुल बेकार है, तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मुझे पता है कि तुम्हें लड़के पसंद है। बैंडिट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बॉस तुम दुनिया में सबसे अच्छे बॉस हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हें बहुत ज्यादा मजे करने वाला हूँ। बैंडिट बॉस अपने लोगों से पूछ रहा था मुझे ये बताओ कि ये लड़की कितनी देर में जागने वाली है। तो बैंडिट से कहता है बॉस मुझे लगता है कि तकरीबन 15 मिनट में जाग जाएगी, कि हमारी आर्याना तो जाग रही होती है, आर्याना सोच रही होती है पता नहीं ये लोग ज़ाबाई के साथ वहाँ पर क्या करने वाले हैं, मुझे अकेले वहाँ पर लेकर जा रहे हैं जबकि हमारा ज़ाबाई वहाँ पर है, क्या मैं अकेले वहाँ पर उस बंदे से निमट पाऊंगी जो भी वहाँ पर होने वाला है। फिर साथ ही वो कहती है आर्याना मैं कर सकती हूँ, उस बंदे से मुझे निमटना होगा वो जो भी है। दूसरी तरफ जेल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा ज़ाबाई कह रहा होता है मुझे यहाँ पर सोने का और ज्यादा नाटक करना होगा। तो उसके सामने जो ठरकी बैंडिट होता है वो ज़ाबाई की बॉडी को पूरी तरह से एनालाइज करते हुए कहता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो आगे बढ़ता है, हमारा ज़ाबाई उसके ऊपर प्रेशर डालता है, इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तो उसके बेहोश होने के साथ ही हमारा ज़ाबाई उसके कपड़े पहन लेता है, उसके कपड़े पहनता है, उसका मास्क भी पहन लेता है। तो मास्क पहनने के बाद वो कहता है ये कमीने लोग इस मास्क के अंदर से देखते कैसे, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, इस मास्क के अंदर से देखूंगा कैसे। तो भाई बड़ी मुश्किल के साथ उस मास्क को अपने मुंह के ऊपर सेट कर रहा था, जबकि दूसरा बैंडिट उसे कहता है लौवान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा ज़ाबाई उसे कहता है मुझे सुसु करने जाना है, इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। ज़ाबाई जैसे वहाँ से जा रहा होता है तो दूसरा बैंडिट जो उससे पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो उसकी तरफ देखकर उसे इसके ऊपर शक होता है और कहता है मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। साथ ही वो लाट टपकाते हुए कहता है इसकी पिठी इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो गई, लगता है कि इसकी भी लेनी पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आर्याना को पकड़कर उस बंदे के सामने लेकर जाया जाता है और उसे कहा जाता है कि हम लोग उस लड़की को लेकर आए हैं जिसके लिए तुमने हमें पैसे दिए थे। वो बंदा कोई और नहीं होता बल्कि अंकल ब्रूस्टर होते हैं। तो आर्याना कहती है मुझे पता चलने वाला है कि ये बंदा कौन है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अंकल ब्रूस्टर उसके सामने खड़े होते हैं। अंकल ब्रूस्टर कहते हैं तो फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम वहाँ से भागकर जा रही थी। तो वो उन बैंडिट से कहता है कि मैं कल सुबह सुबह तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड दे दूंगा क्योंकि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। बैंडिट से कहता है मास्टर ब्रूस्टर हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हमें पता है कि आप अपनी बात को पूरा करेंगे। क्या आर्याना अंकल ब्रूस्टर को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अंकल ब्रूस्टर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आर्याना अगर तुम यहाँ से भाग जाती हो और मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाता तो मेरा सारे का सारा प्लान फेल हो जाता। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मुश्किल के साथ इस प्लान को क्रिएट किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ लग गई हो, क्योंकि अब यहाँ पर मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भेजने वाला हूँ। वो सभी कारवान के मेंबर जिन सभी को हमने मार दिया है वो तुम उन सभी के साथ मरने वाली हो। इसके साथ ही आर्याना उठकर खड़ी हो जाती है, अपनी पावर्स को यूज करते हुए मैजिक स्पेल को यूज करती है जो कि फ्लेम मैजिक होता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। जबकि अंकल ब्रूस्टर के अटैक को आसानी से अवॉइड कर लेते हैं। फिर साथ ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की फर्स्ट लेडी तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देखो तो सही कि तुमने माउंटेन बैंडर्स
के सामने बेहोश होने का नाटक किया। तुमने उनके सामने नाटक किया और जहाँ पर चली आई ये देखने के लिए कि आखिर सबके पीछे कौन है। बैंडिट्स भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि ये लड़की वाकई में बेहोश होने का नाटक कर रही थी। से कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि अंकल आपने ऐसा क्यों किया, अंकल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और आप भी मुझे बहुत ज्यादा चाहते थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने बैंडिट्स के साथ मिलकर हमारे कारवान के ऊपर अटैक किया और कारवान के सभी लोगों को मार दिया। क्या आप मुझे बताएंगे आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा साबिश यहाँ पर आकर अपनी प्रिंसेस को दोबारा बचा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।